ओके, कर रहे हैं एवरीबडी। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है, मेनी न्यू फेसेस। क्या नाम सर? आराम से बैठ के, ऐसा कोई मेरे को इतना रिस्पेक्ट वगैरह देना नहीं, मुझे डर लगता। ओके, कितने लोग जस्ट रेज योर हैंड्स, कितने लोग कल नहीं थे? अरे बाप रे, मेनी। फाइन, फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। आई होप सबने बुक लाया है, रेड ब्लू ब्लैक, एवरीबडी रेस। ओके, let us start. Give me 10 minutes. I revise what we did yesterday and then we will learn many things today, right? Because कल हम लोग का 1 घंटा एक इंट्रोडक्शन में चला गया, तो आज हम लोग और भी आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मुझे बता दीजिए, हमने कार का एग्जाम्पल लिया था, करेक्ट है? मुझे बताइए, कोई भी चीज बनाने के लिए वी रिक्वायर 3 थिंग्स, राइट? द वन इज मटेरियल, द सेकेंड इज लेबर, और थर्ड है एक्सपेंसेस। एनीथिंग अदर देन मटेरियल एंड लेबर, करेक्ट? बट there is 2 types of material, 2 types of labor and 2 types of expenses. Everybody, direct material, indirect material, direct labor, indirect labor, direct expense, indirect expense. हम direct उसको बोलेंगे जो प्रोडक्ट पर डायरेक्टली लग रहा है, और हम indirect किसको बोलेंगे जो प्रोडक्ट पर डायरेक्टली नहीं लग रहा है। सो लेट एन एग्जांपल, जो मोबाइल फोन बन रहा है, कहां बन रहा है मोबाइल फोन? आईफोन्स कहां बनते हैं ज्यादा? इंडिया में रे, चाइना का क्यों बात करते? अपने बात करो ना। यस, साउथ में तमिलनाडु, आईफोन का पूरा मैन्युफैक्चरिंग, पूरा सेटअप, असेंबलिंग वाला प्लांट पूरा उधर है। यस, गांव के गांव 400 600 लोग एक एक बेल्ट पे बैठे हैं, और सबको स्पेसिफिक मोबाइल फोन का बस एक पार्ट दिया जाता है, तो वो बेल्ट कंटिन्यूसली मूविंग होता है। कभी आप यूट्यूब पर अगर चेक करेंगे, आपको बस मोबाइल में एक पॉइंट, एक सर्किट पे बस टच करना है, सबको इतना ही काम दिया हुआ है। तो ऐसे 200 लोग बैठे हैं, 200 लोग 200 चीज मोबाइल में करेंगे। Are you getting what I'm trying to tell you? Now these people are directly working on mobile phone, तो ये डायरेक्ट लेबर हो गया। लेकिन आपको याद है, फैक्ट्री के बाहर भी एक वॉचमैन खड़ा है, वो भी फैक्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी सिक्योरिटी दे रहा है, बट क्या वो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे काम कर रहा है? क्या नहीं। तो देन इट विल कैटेगराइज एज इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या है? जैसे ये कार है, 2800 से ज्यादा छोटे छोटे स्पेयर पार्ट से बनती है गाड़ी, ये सारे स्पेयर पार्ट्स कार में लगते हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? डायरेक्ट मटेरियल। बट इनडायरेक्ट क्या हो गया? जैसे मैंने बोला था, जो कार, जो रोबोटिक आर्म्स जो मशीन्स में बनता है, अगर उसमें फ्रिक्शन का प्रॉब्लम हो, हम ऑयल डालते हैं, ग्लव्स है, आपके सारे पोल्यूशन को रोकने वाले स्मोक फिटर्स हैं, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट तो है, बट वो डायरेक्ट प्रोडक्ट पर नहीं जा रहा है, हम उसको डाल देंगे इनडायरेक्ट मटेरियल में। तो हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस की फैमिली को क्या नाम दिया था? प्राइम कॉस्ट दिया था। ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों की फैमिली को हम क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की फैमिली को हम क्या बोलेंगे? ओवरहेड्स। तो अब हमारे दिमाग में 2 चीज है, एक प्राइम कॉस्ट है, एक ओवरहेड्स है। ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट मतलब प्राइम कॉस्ट। अब हमारे पास 3 प्लेस ऑफ बिजनेस है कॉस्टिंग की दुनिया में। 3 जगह होती है, एक जहां पर आप प्रोडक्ट बनाते हैं, एक जहां पर आपके अथॉरिटी वाले, डिसीजन मेकिंग वाले लोग बैठते हैं, और एक जहां पर वो चीज बिकती है, शोरूम। तो एक हो गया फैक्ट्री, एक हो गया ऑफिस, एक हो गया शोरूम। हमने कल एग्जांपल लिया था, मारुति सुजुकी गुड़गांव नोएडा में प्रोडक्शन प्लांट है, बैठते कहां पे? सब डायरेक्टर्स, डिसीजन मेकिंग मैनेजर्स मुंबई, और बिकता कहां पे? अक्रॉस इंडिया। तो शोरूम एक हो गया, ऑफिस एक हो गया, फैक्ट्री एक हो गया। तो ओवरहेड्स मतलब जो खर्चा इनडायरेक्ट है, अगर वो फैक्ट्री में हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स। जो ऑफिस में हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एडमिन ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स। और जो शोरूम में हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब हमें ये ओवरहेड्स को 3 जगह पर क्यों क्लासिफाई करना है? बिकॉज हमें कॉस्टिंग की शुरुआत करनी है, और जब एक दूसरे से लोग बात करेंगे तो उसके कुछ स्पेसिफिक जार्गन्स है, हमें वही शब्दों में बात करना होता है। तो उससे हमने ये वाली चीज समझी। इज दिस करेक्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, जब ये तीनों चीजें क्लब हो जाती है तो हम उसको क्या नाम देते हैं? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री में होने वाले खर्चों को अगर आप जोड़ देंगे तो उसको नाम दिया जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फिर फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस में होने वाले खर्चों को आप अगर जोड़ देंगे तो उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप सेलिंग ओवरहेड्स के खर्चे ऐड कर देंगे तो उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, या तो फिर आप बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में आप जो प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हम बोलेंगे इट्स अ सेलिंग
प्राइस। एकदम परफेक्ट है। एक बार मैं फिर से कर दूं, थोड़ा सा इरिटेट करूंगा, आप मेरा काम ही वो है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस विल गिव यू प्राइम कॉस्ट। आपको याद रखना है, इस सीक्वेंस को तोड़ना नहीं है। आप पहले शोरूम लोगे, फिर ऑफिस लोगे, तो फिर मई सितंबर जैन, तो पता ही है आपको, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, फैक्ट्री के खर्चे लेना है तो फैक्ट्री कॉस्ट, फिर उसमें ऑफिस के खर्चे लेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसमें फिर आप शोरूम के खर्चे ऐड करोगे तो दैट विल बी कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट। क्या ये बात क्लियर है? फिर हमने एक फ्रेंड्स ग्रुप लिया था, डू यू रिमेंबर फ्रेंड्स ग्रुप? ये वाली चीज करी थी हमने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बोला था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों की ग्रुप को हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस में फैक्ट्री ओवरहेड्स भी जोड़ दो तो हमें पता है उसको क्या कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। बट अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स को आपको लेना है बट डायरेक्ट मटेरियल को आपको नहीं लेना है, मतलब द नंबर ऑफ आइटम्स विच आर देयर इन द ब्लू बॉक्स, तो फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट। और इसको नाम ऐसा क्यों दिया गया है, बिकॉज ये लेबर, फैक्ट्री के खर्चे और एक्सपेंसेस ही है जो मटेरियल को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई? इसके बाद मैंने एक छोटा सा आपको ऐसे ही एवं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया था, किस चीज के बारे में, कैश साइकिल के बारे में हमने थोड़ा सा बात करा था कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन सा व्यक्ति क्या बिजनेस कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो कितना फास्ट कैश टू कैश कर रहा है। तो आपको एक कोई शॉप दिख रहा है, मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था ज्वेलरी स्टोर का, आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर उसकी कैश टू कैश साइकिल फास्ट है, मतलब क्या, उसने कैश से रॉ मटेरियल लिया, 10 दिन के अंदर वो रॉ मटेरियल उसको फैक्ट्री भेजना पड़ा, फैक्ट्री में बनने के लिए सिर्फ 6 ही दिन लगता है, बनने के बाद बिकने के लिए 8 दिन लगता है, बिकने के बाद पैसा वसूल करने के लिए 6 दिन लगता है। तो अगर आप ये पूरा साइकिल कैश टू कैश 30 डेज में कर देते हो, साल में 360 डेज है, तो आप 12 बार ये साइकिल घुमा सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। 1000 रुपए से आप शुरू कर रहे हो, घूम के आपको 1200 मिलता है, आप 1200 इन्वेस्ट करोगे, आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा, आप और एक्स्ट्रा करोगे, जितनी साइकिल आप ईयर में घुमाओगे उतना आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। बट लोग इसी साइकिल में फंस जाते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म लिक्विडिटी क्रंच? कभी आपने सुना है? नॉर्मली मारवाड़ी गुजराती में ऐसा बहुत धंधे वाले एक दूसरे से, कैसे बोलूं, ब्याज पट्टे पे 15 दिन के लिए पैसे, 20 दिन के लिए पैसे, 25 दिन के लिए पैसे। अब आप कहेंगे यार इतना बड़ा आदमी है, इसके पास 20 दिन के लिए पैसे नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ जाता है? लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है। लिक्विडिटी क्रंच का मतलब क्या, कहीं से पैसे आने हैं बट मिसमैच हो गया। मिसमैच हो गया मतलब क्या, मेरे को जब पैसे किसी को देना है और जब मेरे को किसी से पैसे आना है, उसमें एक 10 दिन 15 दिन का फर्क हो गया। पैसे आने हैं, बहुत आने वाले हैं, बट यार मंथ का स्टार्ट आ गया, अब एम्प्लॉयज को सैलरी करना है, कैसे देंगे, खर्चे देने कैसे देंगे? तो लिक्विडिटी क्रंच कोई भी बिजनेस में आ सकता है, इट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। आगे हमारे पास ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमें एग्जैक्ट टाइम डेट के साथ बता देंगे कि अगले 6 महीने में कहां लिक्विडिटी क्रंच आएगा, एंड यू शुड बी रेडी विद दैट सरप्लस कैश। उसको हम लीडिंग लैगिंग बोलते हैं। लीडिंग लैगिंग का मतलब क्या, लीड मतलब क्या, जल्दी, लैग मतलब क्या, पीछे खींचना। तो अपने को ऑलरेडी पता होता है क्या ना, यहां से 3 महीने बाद मेरे को कैश क्रंच आने वाला है, तो एक तो आप क्या करो, अपने इनफ्लोस को लीड लैग करो या आउटफ्लोस को लीड लैग करो। टाइम करो कि मेक श्योर करो कि वो टाइम पर इनफ्लो के सामने आउटफ्लो मैच हो जाए, तो अपना काम बन जाए। वरना कोई मतलब नहीं है हमारे पैसे आने वाले हैं 6 महीने बाद इतने आने वाले, अरे आज चाहिए, आज नहीं है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? इज दिस क्लियर? और उसके बाद लास्ट में हमने बात करी थी उसी को लेकर के 3 तरह की इन्वेंट्री होती है। अगर एक रिटेल सेटअप है तो उसके पास एक ही इन्वेंट्री होता है, कौन सा, फिनिश गुड्स। वो कहीं से ले रहा है बिस्किट, बेच रहा है, वो कहीं से ब्रेड ले रहा है, बेच रहा है, वो घर में थोड़ी ना बना रहा है। लेकिन अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो आपका तीनों रहेगा, रॉ मटेरियल भी रहेगा, WIP भी रहेगा और फिनिश गुड्स भी रहेगा। इज दिस क्लियर? मैंने इतनी 4 या 5 स्लाइड्स ली थी और मैंने आपको उसके बारे में सारी चीजें समझाई। अब मैं यहां से आगे बढ़ने वाला हूं, जो लोग नहीं थे आप वीडियो देख सकते हैं कल का, स्टाफ विल हेल्प यू इन प्रोवाइडिंग द लिंक। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बडी? चलिए, अब मुझे ना कुछ चीज पर डिस्कस करना है और खास कर ये चीज पर डिस्कस करना है। विल स्पेंड हाफ एन आवर ऑन दिस। अगर आपको ये समझ गया तो आप ये समझिए आपको कॉस्टिंग सब्जेक्ट का एक बोलते ना एक क्या बोलो, एक पूरा क्रक्स आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आप ये समझ लो, आप बोलेंगे सर ये तो बहुत बार हो गया हमारा, मैं अभी बताऊंगा कैसा हुआ है। आइए, तो मेरे को आप ये स्क्रीन पे बस मैं ऐसे ही रखा हुआ हूं, ठीक है? आप पढ़ना है पढ़िए, डायग्राम देखना है देखिए, कोई फर्क नहीं गिरता। मुझे बस कुछ चीजें समझानी है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको मुझे सिर्फ ये बोलना है कि वो वीसी है या एफसी, करेक्ट? इज इट वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट? एंड डोंट गिव मी अ क्रैप आंसर ऑफ सेमी वेरिएबल। मेरे को सेमी वेरिएबल चाहिए ही नहीं। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो 2 ही रहेगा, एक तो वीसी होगा या एफसी होगा। इज दैट करेक्ट? नाउ
My first question to you is, you should raise your hands. The electricity bill that I pay, so I run a coaching institute, the electricity bill जो मेरे को हर महीने आता है, जो मैं भरता है, वो वेरिएबल कॉस्ट है कि फिक्स कॉस्ट है, आपको बताना है. यू कैन रेज योर हैंड्स. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. एवरीबडी शुड रेज देयर हैंड्स. 40 people are there. Everybody can raise their hands. Come on. Is it a VC or FC? That is the only simple question that I'm asking you, sir. Variable. 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 All three variables, sir. Variable. Variable. Fix. Fix. Variable. Fix. The correct answer is fix. Okay, the correct answer is fix. अभी आपके दिमाग में क्या बैठा है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ना हर महीने अलग अलग आता है. This is what it is, right? दीपिका मैम, is this the notion that you have in your brain, right? हम जितने भी बच्चों ने वेरिएबल बोला, आपने वेरिएबल यही सोच के बोला है क्या? अगर आपने कुछ दूसरा सोचकर बोला है तो प्लीज गिव मी योर आइडिया. मुझे जहां तक लगता है आपके दिमाग में ऐसा है कि मैम योर नेम, आपने क्यों वेरिएबल बोला? ओके, वही है जो मैंने बोला, हर बार इलेक्ट्रिसिटी का बिल अलग अलग आता है, इसलिए हमने बोला सर कि ये वेरिएबल है. बराबर है ना? दैट्स अ रॉन्ग आंसर. वेरिएबल और फिक्स हमें कौन से पर्सपेक्टिव से बोलना है? जिसका भी मैं एग्जाम्पल लूं, जो भी सेटअप का एग्जाम्पल लूं, पहले ढूंढना है उसका रेवेन्यू जनरेशन कहां से होता है. अभी लाइफ में भूलना नहीं, क्योंकि आप देखिए इंटर फाइनल्स है ना, सी लोगों का नजरिया आपको देखने का भी अब बहुत बदल जाएगा. आई डोंट नो वेदर यू विल रिकॉग्नाइज दिस फैक्ट और नो वंस द रिजल्ट्स आर आउट. अभी कैसा था, बच्चों की डिश था, घर में कोई भाव देता नहीं था, जो है वो करना है. अभी इंटर फाइनल्स का लोगों का तेरे को देखने का नजरिया जो है वो बहुत बदल जाएगा, और यहां से कोई आपको अभी कुछ बच्चों टाइप चीजें बताने वाला है नहीं, तो समझते चलिए. ठीक है, मैं जो भी आपको कभी कोई जीवन में पूछे कि वीसीए एफसी, यू अंडरस्टैंड ये खर्चा कौन सी सेटअप का है, और वो सेटअप रेवेन्यू कहां से जनरेट करता है, और क्या वो खर्चा उस चीज से चेंज होता है क्या. लेट मी गिव एन सोल्यूशन टू व्हाट आई स्टेटेड. ये जो सेटअप का एग्जांपल मैंने बोला, ये है कोचिंग क्लास, और मेरा रेवेन्यू जनरेशन कहां से होता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से. नाउ यू लिंक इन योर ब्रेन, क्या इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से चेंज होता है या कांस्टेंट रहेगा? That's a fixed cost. अभी ACs are running, the setup is running, the YouTube setup is running, it is consuming electricity. अभी यहां पर स्टूडेंट्स है, ये दो बेंच में भी कोई स्टूडेंट्स रहेगा, तो क्या मेरा एसी का बिल ज्यादा हो जाएगा क्या? एसी का बिल ये 3 नहीं रहते तो कम हो जाएगा क्या? It's a fixed cost. It's a fixed cost. Is this clear? Example number 2. I am a tours and travels company. I run a bus. बस आज रात में औरंगाबाद से मुंबई जाने वाला है. बस को चलने के लिए लगता है डीजल. आपको बताना है डीजल कॉस्ट इज अ फिक्स कॉस्ट और अ वेरिएबल कॉस्ट. 30 seconds टू यू. वेरिएबल. पीछे anybody want to answer? The correct answer is it's a fixed cost. बस में 10 लोग बैठ, 20 लोग बैठ, 25 लोग बैठो, 30 लोग बैठो, खर्चा उतना ही लगता है. ये ऐसे अपन मेजर कर सकते हैं क्या? कितना फनी आंसर है ये. मेरे को हर बैच में कोई ना कोई पूछता है कि सर वो 30 लोग के ऊपर है ना एक हाथी भी चढ़ गया उसमें, तो अब है ना बस को ना बहुत एक्सेलरेशन देना पड़ रहा है, तो उसके वजह से बहुत डीजल लग रहा है. ऐसे हम बात कर सकते हैं क्या? आप कोई भी टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले से पूछिए कि वो आपको पूछिए औरंगाबाद से मुंबई कितना डीजल लगता, तो वो आपको क्लियरली बोल देगा 15,000 का लगता ही है. हम ऐसा कर सकते हैं क्या? औरंगाबाद से मुंबई में आज मैंने ना शॉर्टकट लिया, तो मैंने उतार पे ना गाड़ी बंद कर दी, तो 5 रुपए का डीजल बच गया. ऐसी बातें हम कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. हमें देखना है टूर्स एंड ट्रैवल्स कैसे कमा रहा है? पैसेंजर से. क्या नंबर ऑफ पैसेंजर्स से डीजल कॉस्ट वेरी करेगा क्या? नहीं. एयरक्राफ्ट का एक फ्लाइट है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है,
नंबर ऑफ पैसेंजर्स, कभी 100 है, कभी 102 है, कभी 95 है, कभी 90 है, वेरी करेगा क्या? नहीं, इट्स अ फिक्स कॉस्ट. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. आई एम अ टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी. आई रन अ बस. आज रात में बस है औरंगाबाद से मुंबई. आई गो एंड इट इज माई रूल दैट एनी टाइम अ पैसेंजर boards the bus, we give a burger and a water bottle. Now you have to tell me, is it a fixed cost or it's a variable cost? That's a variable cost. That's the correct answer. Because यार 15 लोग रहेगा तो मेरे को 15 बर्गर और 15 वाटर बॉटल देने का है, नहीं रहेगा तो नहीं देने का है. Is this correct? Example number 4. I run a restaurant. होटल है मेरा, कैनॉट में होटल है, और मेरे पास 25 वेटर्स है और 3 कुक है जो खाना बनाता है, और 25 वेटर्स एंड मैनेजर्स है जो सर्व करता है. द सैलरी दैट आई पे एज अ रेस्टोरेंट ओनर इज अ फिक्स कॉस्ट और अ वेरिएबल कॉस्ट. अभी कैसा खटाखट दिमाग में बैठ रहा है, क्योंकि आपको फास्ट समझ रहा है कि रेस्टोरेंट का कमाई कैसे होता है. नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट यू सर्व, नंबर ऑफ टेबल्स दैट यू फुलफिल. क्या वेटर को जो मैं सैलरी दे रहा है वो क्या नंबर ऑफ टेबल्स के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं. आज अगर होटल फुल भी चल रहा है तो भी मुझे वेटर को उतना ही सैलरी देना है, और अगर मेरे को लगता है कि मेरे होटल में कोई नहीं आ रहा है तो भी मुझे मेरे वेटर को और कुक को सैलरी देना है. तो इट्स अ फिक्स कॉस्ट. इज दिस क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 6. आई रन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट. As soon as an admission is confirmed, we have to issue a set of 4 booklets. The set of 4 booklets that I will be giving you is a fixed cost or a variable cost for me. आप कितना खतरनाक है तू. वेरिएबल कॉस्ट इज अ करेक्ट आंसर. अब कितना परफेक्ट आ रहा है. तो अभी आज के बाद कभी भी किसी ने भी पूछा कि ये फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है और इतना सोचना है कि ये काय का सेटअप के बारे में बात कर रहा है, और ये जो सेटअप के बारे में बात कर रहा है इसमें इसका रेवेन्यू जनरेशन किस पे निर्भर है, और उससे क्या वो खर्चा चेंज होता है क्या? अगर हाँ तो भाई वेरिएबल है, ना तो वो फिक्स है. इज दिस सॉर्टेड एवरीबॉडी? एग्जाम्पल 7. आई एम अ थिएटर का ओनर है भाई अपन. तो बड़ा एक अच्छा एक्टर है सलमान खान, पता है आपको सर? बहुत बढ़िया. अभी उनका तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ गया ना वो मूवी सिकंदर. अरे मस्त. कल रात में ही मैंने देख रहा था, 15 मिनट होगी बंद कर दिया. तो वो नहीं, मतलब सलमान भाई मानते नहीं, एक्टिंग मस्त करते. तो वो जो हो गया ना, वो सॉरी सलमान खान फैंस, तो उन्होंने आइनॉक्स या पीवीआर एंड आइनॉक्स को अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच दिए. पीवीआर को बोला ये रही पिक्चर, ये लो पेन ड्राइव में मैंने आपको पिक्चर दे दी, और आपको अभी जितनी बार बताना है बताओ, नहीं बताना है तो मत बताओ, मैंने तो पेन ड्राइव में आपको दे दी, अब आपको जो करना है करो. और सलमान भाई ने फिक्स एक 120 करोड़ ले लिए. अब आप पीवीआर के ओनर हैं, आपने वो 120 करोड़ दिए और पेन ड्राइव में पिक्चर ले ली. अब आपके तो 300 स्क्रीन है अक्रॉस इंडिया. सो यू हैव टू टेल मी एज अ थिएटर ओनर द कॉस्ट of paying for that broadcasting rights, 120 crores that you paid, is a fixed cost for you or is it a variable cost? That's a correct answer. It's a fixed cost because the theater owner will be earning through the number of tickets sold. क्या वो टिकट सोल्ड पर निर्भर करता है क्या मुझे सलमान भाई को कितना पे करना है? नहीं. लेकिन कल जाकर अगर सलमान भाई ने बोल दिया जितनी टिकट बिकी, जितने में भी बिकी, उसका 20% मेरा, तो can I say now it becomes variable because now the amount that I pay will depend on the number of tickets that I sell? अरे yes or no? तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्या आज आपके दिमाग में घुस गया? अभी आप मेरे को ऐसा कभी आंसर नहीं देंगे कि सर ये कॉस्ट मेरा चेंज हो रहा है, ये कॉस्ट मेरा चेंज नहीं हो रहा है. यू नो व्हाट, कॉस्ट तो हमेशा चेंज होता ही है. कुछ भी सर, कौन सा कॉस्ट चेंज होता है? द सैलरी दैट आई पे टू माई स्टाफ. ओ सर वो इट्स अ फिक्स कॉस्ट. किसने बोला? उसने बोला अभी 6 महीना होगा मेरा स्टाफ नाचेगा, सैलरी बढ़ाओ. तो नहीं बढ़ाना पड़ेगा क्या? बढ़ाना पड़ेगा ना. तो कॉस्ट तो जीवन में कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, सब चेंज होने वाला है. बट फिर भी हम सैलरी को फिक्स कॉस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उनका सैलरी वेरी नहीं करता. क्या ये बात आपके समझ में आ रहा है? क्या मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना ही आने वाला है क्या? आज भी इतना और कल भी इतना और परसों भी इतना और 10 साल बाद भी इतना? नहीं, इट विल चेंज. इलेक्ट्रिक कॉस्ट इज चेंजिंग.
but it does not depend on the number of students and the number of admission, and therefore we say it's a fixed cost. Is this clear, my friends? Everybody? Now, ये डायग्राम पे थोड़ा आपको समझ रहा है क्या? गुड. तो थोड़ा ध्यान से देखिए ना, यहाँ पर मुझे क्या बताना है आपको. मैं यहाँ पर कुछ एक चीज लिख रहा हूं, आपको ये समझ में आ रही है क्या? Okay, what I have done is I have written VCFC and ऊपर I have written per unit and totality. Now you have to answer me. ये जो बॉक्स है जहां पर मैंने टिक दिया है, यहां पर I should write will change or I should write constant. C for change or C for constant? Tell me एकदम nicely and एकदम properly. What I should write? VC में per unit में what I should write? I should write C for change or C for constant? आप बताइए. कभी भी दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने 4-5 लोग यहां से मुझे मालूम नहीं, उनके माता पिता के साथ भी आए थे, मैंने तभी बोला था, एक पॉजिटिव माइंडसेट और दूसरा कॉन्फिडेंस. ये दो तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं. बाकी जीवन में कुछ हो ना हो, पूरी क्लास कुछ भी बोले, आपको लगता है ना मेरा ये आंसर है, बिल्कुल बोलने का. दैट्स अ करेक्ट आंसर. कांस्टेंट. वीसी हमेशा पर यूनिट कांस्टेंट ही रहता है. कैसे चेंज होता है? बस वाले ने बर्गर और वाटर बॉटल एक पैसेंजर को दिया, विच कॉस्ट 150 रुपीज. वो दूसरे पैसेंजर को देगा तो भी कितना ही खर्चा है? 150. तीसरे को देगा तो भी कितना है? 150. चौथे को देगा तो भी कितना है? 150. वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट सेम ही रहता है. मैंने आपको सेट ऑफ 4 बुक्स दिया, 3200 रुपए मेरे बुक का कॉस्ट है, मैंने तेरे को दिया, तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट क्या है? 3200. इसको दिया तो कितना है? 3200. और इसको भी दिया तो कितना हो गया? 3200. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम ही रहता है. वेरिएबल कॉस्ट टोटालिटी पे चेंज होता है. सर टोटालिटी पे कैसे चेंज हुआ? एक स्टूडेंट को सेट ऑफ बुक्स दिया तो 3200 का खर्चा हुआ, और अभी 10 स्टूडेंट्स को दिया तो 32,000, और 100 को दिया तो 3,20,000, और 1000 को दिया तो 32 lakhs. चेंज हो रहा है ना टोटालिटी में. टोटालिटी में बदलता है ना, वेरिएबल कॉस्ट बदलता है ना. टूर वाले ने बस को पूछा आज कितने का बर्गर और वाटर बॉटल दिया, तो वो क्या बोलेगा? सर आज है ना 1500 रुपए गए. तो टोटालिटी में बदला. अगले दिन बोलेगा आज कितने का दिया, उसने बोला सर आज 3000 दिया. ओनर बोल रहा है ऐसे कैसे? सर आज बस फुल हो गया. तो वेरिएबल कॉस्ट टोटालिटी में विल चेंज. अच्छा, आप नहीं बेचोगे तो कॉस्ट जीरो होगा, आप थोड़ा बेचोगे तो ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा. डिपेंड करता है कैसे वॉल्यूम बदलता है, वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट टोटालिटी पे क्या होगा? चेंज होगा. बट पर यूनिट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट. फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है? और टोटालिटी में क्या होता है? यस और नो? ये चीज समझने लायक है. बच्चे इसको लर्न करते भी. इसमें क्या लर्न करना है? कॉमन सेंस. Let's say for example I'm paying this rent, this is my property, but let's say for example I'm paying a rent. Come on, the rent that I pay to my landlord, I pay 1 lakh rupees monthly rent. Is it a fixed cost for me or a variable cost? पहले मुझे बताइए. That's a correct answer, because the rent that I pay to my landlord is in no way dependent on the number of students. Correct? तो 1 लाख तो मेरे को देना ही है. 0 स्टूडेंट आया तो भी 1 लाख देना है, 100 स्टूडेंट आया तो भी 1 लाख देना है. तो पहले तो ये आप सॉर्टेड हो गए कि फिक्स कॉस्ट है 1 लाख. अब अगर मुझे फिक्स कॉस्ट पर स्टूडेंट निकालना है, कहना है इससे अगर एक स्टूडेंट आया तो मेरा फिक्स कॉस्ट पर स्टूडेंट क्या रहेगा? और अगर 10 आया तो 10,000, और 100 आया तो 1000, और 1000 आया तो 100. तो मेरा फिक्स कॉस्ट पर स्टूडेंट चेंज नहीं हो रहा है, पर यूनिट चेंज नहीं हो रहा है. बट अगर मैं टोटलिटी पे देखूंगा तो 1 लाख रुपए. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज, ये जो डस्टर है कितना मस्त है. इंडिया में वीसी और चाइना में वीसी और एफसी और टोटल कॉस्ट.
तो ये जो वीसी है ना, वीसी इंडिया में ये डस्टर का, इज 6 रुपीज। सर एक मिनट, आपने बोला डस्टर का वीसी 6, मतलब इसमें जो लगा है मटेरियल वो 6 रुपए का है। कैन आई से पर डस्टर 6 रुपए, 2 डस्टर बनाएगा तो 12 रुपए, 3 बनाएगा तो 18, 6 का टेबल बोलते रहना है अपने को। चाइना में भी इट इज 6। सच्ची, मैं पहले डस्टर ही बनाता था। VFC, व्हाट इज FC? फिक्स कॉस्ट। इंडिया में 7। सर ये आपने 7 कैसे निकाला? वो है ना डस्टर है ना, एक जो फैक्ट्री है ना वहां पर है ना 70 लाख रुपीस का फिक्स कॉस्ट है फैक्ट्री का। अच्छा, और वहां पर हम लोग है ना 10 लाख डस्टर बनाते हैं। तो हमने क्या बोला कि फिक्स कॉस्ट 7 है, बट चाइना में फिक्स कॉस्ट क्या है पर डस्टर? I don't know how many people are understanding what I'm trying to convey here. उनका फिक्स कॉस्ट 0.00007 कैसे हो गया? Yes, उनका भी फैक्ट्री में फिक्स कॉस्ट 70 है। फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट होता है, बट वो लोग सस्ता कैसे बना दे रहे हैं? वो लोग अपने फैक्ट्री में 10 लाख नहीं 100 करोड़ डस्टर बना देते हैं। 100 करोड़ डस्टर बना देते हैं वो लोग। तो ऑटोमेटिक फिक्स कॉस्ट पर डस्टर क्या हो जाएगा? कम। अब इंडिया में वही चीज कितने की हो गई, और चाइना से आने वाली चीज कितने की हो गई? 2-2 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो ये 8 में बेचते, अपन 15 में बेचते। अपन व्हाट्सएप पे बोलते मेड इन इंडिया, आई लव माई इंडिया। दुकान में जाते ही क्या लेने का? सस्ता वाला देना भैया, एंड वी बाय दैट। सो हमें लगता है कि चाइना चीप बना रहा है। चीप नहीं बना रहा, वो बहुत कॉस्टली बनाता है, लेकिन वो जो एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो आपको ये समझा क्या, वीसी तो कोई कम कर ही नहीं सकता। वीसी क्या है? वो जो प्रोडक्ट में लगने वाला है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज तो कांस्टेंट, दैट कैन नॉट बी चेंज। द ओनली थिंग दैट यू कैन चेंज इज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। एंड हाउ यू कैन चेंज? बाय मेकिंग श्योर दैट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू प्रोड्यूस इज हाई 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 एंड हाई। इंडिया में अपने को लगता है इतना नहीं बेच पाएगा, ज्यादा बना देगा और नहीं बिका तो मुझे वही डस्टर से मेरी किस्मत को रब करना पड़ेगा। चाइना वाले सोचते ही नहीं, ठोक देते हो 100 करोड़ डस्टर, तो उनकी जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है इट गोज डाउन 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 एंड डाउन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू बडी? अरे यस और नो? तो एक ही चीज है जो अपन कम कर सकता है, कॉस्ट को कम करना है तो फिक्स कॉस्ट। वीसी को कहना इससे कम कर सकता है, बट देन फिर क्वालिटी भी हैम्पर होएगा। आप बर्गर के जगह पे उसको वड़ा पाव दे सकता है बस में चढ़ते वक्त, तो वीसी पर पैसेंजर कम होगा, लेकिन फिर वो मन में गाली देगा, वो बात अलग है। जब वो सुबह जाएगा उसको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि हम लोग को ये टेबल बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये जो टेबल है ना, every time I start a new chapter in cost, this is something which is basic and fundamental. कि यार वीसी क्या है, एफसी क्या है, बच्चे इसको रटते हैं, मेरे दिमाग के बाहर है। सिंपल है, वीसी पर यूनिट सेम रहता है, टोटलिटी पे चेंज होता रहेगा। let us understand, post दिवाली we go for a picnic। आपको ये पता है क्या, बहुत सारे लोग इसमें 1-2 बार मेरे मुंह पे बोल कर गए, हम लोग एडलाइव जिमाजी का बहुत बार जाते रहते हैं इंटर का दिवाली के बाद। तो समझो हमने पर स्टूडेंट कॉन्ट्री लिया, कॉन्ट्री लेते हैं मैंने यहाँ, तो 2500 रुपीज इज द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट वी टेक पर स्टूडेंट। लेट्स से फॉर एग्जांपल 2500 रुपए लिया। तो मेरे को बताइए ये जो मैंने लिया है 2500, ये वेरिएबल है कि फिक्स है कि क्या है? आप थोड़ा बताएंगे मुझे, या मैं उसको थोड़ा अलग वे में अगर बोलूं, हमने एक बस करी है और बस वाले को हमको एक पैसा देना है, तो वो जो पैसा मुझे देना है वो फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है? वो फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि बस वाले भैया कोई लेना देना नहीं है कि बस में 1 आ रहे, 2 आ रहे, 4 आ रहे, 10 आ रहे, 15 आ रहे, 20 आ रहे, 25 आ रहे, 30 आ रहे। दैट्स अ फिक्स कॉस्ट। नाउ इफ आई वांट टू मेक श्योर दैट मैं स्टूडेंट के ऊपर कॉन्ट्री कम करूं, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कैन बी ओनली बाय increasing the number of students. So if only 30 students are coming, then we have to convince more 20, so that what will happen ultimately, the fixed cost per student will start going down. But जो हमें entrance fees देना है एडलाइव जिमाजिका को, वो तो फिक्स है, उसको तो चेंज नहीं कर सकते। एडलाइव जिमाजिका को ऐसा तो नहीं बोल सकते भैया हमें ना 10 लोग हैं कुछ कम करो, वो बोल रहे हैं ठीक है 20%, फिर हम बोल रहे हैं नहीं हम तो 100 लोग हैं, वो बोल रहे हैं 40%, फिर हम बोल रहे हैं हम तो 1000 है, वो कहता है एक काम करो मुझसे ही पैसे ले लो। ऐसे होता है क्या? नहीं।
तो VC पर यूनिट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. इज दैट क्लियर? क्या वो टोटालिटी में चेंज होता रहेगा? ऑब्वियसली टोटालिटी में चेंज होगा. अगर एक ही स्टूडेंट आएगा एडलैब्स तो मैं कितना लूंगा? 2500. 2 5000, 3 7.5, 4 10,000. बट याद रखिए फिक्स कॉस्ट टोटालिटी पे सेम रहता है, पर यूनिट चेंज करता है. कैसे पर यूनिट चेंज होगा? ज्यादा यूनिट बनाएगा तो कॉस्ट नीचे जाएगा और कम यूनिट बनाएगा तो कॉस्ट ऊपर जाएगा. बट वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी चीज है जो पर यूनिट सेम ही रहती है. इज दिस क्लियर everybody? So what I want you to do is put a heading variable cost and fixed cost and I want you to make this डब्बा. मेरे को चाहिए कि आप ये डब्बा बनाएं बड़ी. मेक दिस डब्बा. Nicely make this dabba. Is it okay if I dictate you all the examples and you write down one by one? One liners will do. So that just when you revise night, it is there in your mind, right? So, एक बार पहले डब्बा बना लो. Done with the dabba? Example 1, coaching institute. Example 1, coaching institute. ऐसा लिखकर उसे अंडरलाइन कर दीजिए ना. Example 1, coaching institute. किया अंडरलाइन? और उसके अंदर अब एक सब हेडिंग डाल दीजिए. कॉस्ट ऑफ बुकलेट्स, सेट ऑफ बुक्स. कॉस्ट ऑफ सेट ऑफ बुक्स. Cost of set of books. Come on, with a different pen. Is it VC or FC? Is it VC or FC, buddy? VC, variable cost. With a different pen you should write it's a variable cost. Because it is will be constant per student, but on a totality basis it will keep on changing. Depend करता है कितने students आ रहे हैं. एक लाइन छोड़कर theater. एक लाइन छोड़कर theater. एक लाइन छोड़कर थिएटर. और उसमें आप एग्जाम्पल रहेगा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल. थिएटर में आएगा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल. उसके सामने चेंज द कलर ऑफ द पेन. इज इट FC और VC? FC, बिकॉज इट विल द ACs विल रन, राइट? वो तो जितना पैसा आने वाला है आने ही वाला है, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते. एग्जाम्पल 3, रेस्टोरेंट. Example 3, restaurant. And उसके सामने you can write the cost of wages and salaries to waiters and managers. Cost of salary. Cost of salary. Cost of salary. Yes, buddy. Is it FC or VC? FC. That's the correct answer. FC. That is FC. Example 4, tours and travel operator. Tours and travel operator. Tour and travel operator. और उसके अंदर डीजल कॉस्ट. डीजल कॉस्ट. यस बडी. FC और VC? FC. परफेक्ट. FC. उसी के नीचे वन मोर, कॉस्ट ऑफ बर्गर एंड वाटर बॉटल. Cost of burger and water bottle given to each passenger. Cost of burger and water bottle given to each passenger. Yes, buddy. Is it FC or VC? VC. It's VC. It is VC. एक लाइन छोड़कर कंक्लूजन. एक लाइन छोड़कर कंक्लूजन.
अंडरलाइन, एक लाइन छोड़कर कंक्लूजन अंडरलाइन, उसमें लिखेंगे anytime we want to bifurcate a cost, anytime we want to bifurcate a cost, anytime we want to bifurcate or distinguish a cost between VC and FC, between VC and FC, between VC and FC, comma, always link it with the revenue driver, रेवेन्यू ड्राइवर को इन्वर्टेड कॉमास में ले लीजिए, ऑलवेज लिंक इट विद द रेवेन्यू ड्राइवर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. ब्रैकेट में चाहिए तो आप बोल सकते हैं रेवेन्यू ड्राइवर मतलब द फैक्टर दैट ड्राइव्स द रेवेन्यू. रेवेन्यू ड्राइवर का मतलब है द फैक्टर दैट ड्राइव्स द रेवेन्यू. ऐसी कौन सी चीज है जिस पर वो रेवेन्यू के लिए निर्भर है, वो ऑर्गेनाइजेशन अपना पैसा कहां से कमाता है, उसको कहते हैं रेवेन्यू ड्राइवर. परफेक्ट. क्या ये वाला पार्ट एकदम क्लियर है सबको? एक लाइन छोड़कर दो लाइन में दोनों का एक डेफिनेशन लिख लीजिए. एक बार पहले मेरे साथ पढ़िए. वेरिएबल कॉस्ट, इज इट करेक्ट? अ कॉस्ट व्हिच इज कांस्टेंट पर यूनिट बट इट विल चेंज इन टोटल. और नीचे एफसी क्या बोल रहा है? अ कॉस्ट व्हिच डज नॉट चेंज बट इट विल चेंज ऑन अ पर यूनिट बेसिस. तो मैं ही लिखवा रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट लिखकर अंडरलाइन करके लिखिए. अ कॉस्ट व्हिच विल ऑलवेज बी कांस्टेंट पर यूनिट, अ कॉस्ट व्हिच विल ऑलवेज बी कांस्टेंट पर यूनिट, a cost which will always be constant per unit but will change on a totality basis, will change on a totality basis depending upon the volume, but will keep on changing on a totality basis depending on volume. वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा. फुल स्टॉप. एक लाइन छोड़कर फिक्स कॉस्ट, एक लाइन छोड़कर फिक्स कॉस्ट, एक लाइन छोड़कर फिक्स कॉस्ट, और उसमें अंडरलाइन करके लिखेंगे a cost that will always be constant on a totality basis, a cost that will always be constant on a totality basis, on a totality basis but will continue to change on a per unit basis, but will continue to change on a per unit basis depending upon the volume, depending upon the volume. एकदम सॉर्टेड है. Yes, buddy. Now, before we understand एकदम अच्छी तरह से कॉस्ट शीट, आज हमें पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट प्रॉपरली समझ के लिख के लर्न करके जाना है. उसके पहले जाने ही नहीं दूंगा, शटर बंद कर दिया मैंने. कॉस्ट शीट क्या है? अभी आप ऐसा समझिए कि अकाउंट्स में आपका जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल होता है वैसे ही कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट होता है. इज दिस करेक्ट?
अकाउंट्स में जैसे ट्रेडिंग एंड पीएनएल होता है, अच्छा ट्रेडिंग एंड पीएनएल का क्या काम है? यस, अल्टीमेटली यू आर मेकिंग लॉस और प्रॉफिट, इट विल गिव यू। कॉस्ट शीट का भी वही काम है कि आपको बताया जाए कि भैया आप प्रॉफिट कर रहे हो कि लॉस कर रहे हो। तो सर ये क्या नया टाइम पास है, इसको क्यों ऐसा बनाने का, कॉस्ट शीट का क्या लेना देना? मस्त अपना अकाउंट्स का तो है ही, अभी क्या दो दो काय को सीखने का। अकाउंट्स और कॉस्टिंग का ट्रेडिंग पीएनएल और कॉस्ट शीट में ऐसी बहुत सारी आइटम्स है जो एक में लिया जाता है और एक में नहीं लिया जाता। एक मिनट सर, मतलब प्लेन भाषा में हम अकाउंट्स में ऐसी कुछ इनकम एंड एक्सपेंसेस लेते हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं ली जाती, और कॉस्टिंग में ऐसे कुछ इनकम एंड एक्सपेंसेस है जो अकाउंट्स में नहीं लिए जाते। तो देयर आर सम एक्सक्लूजन्स ऑफ बोथ इनकम एज वेल एज एक्सपेंसेस। सर एग्जाम्पल दो तो समझ में आए। मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है, मेरा पर्सनल जो पीएनएल अकाउंट है, उसके क्रेडिट साइड में पहली इनकम क्या है? कोचिंग। दूसरा क्या है? इंटरेस्ट इनकम। तीसरा क्या है? रेंट इनकम। चौथा क्या है? डिविडेंड इनकम। और पांचवा क्या है? शेयर्स में ट्रेड करके जो कैपिटल गेन्स आता है, शेयर को बेच के खरीद के जो अपने को पैसा बनता है वो। तो मेरा अकाउंट्स क्या कहता है? जहां जहां से भी पैसे आ रहे हैं सब क्रेडिट में लिखो, रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, कोचिंग, कंसल्टिंग, जो भी आ रहा है आप लिखो। कॉस्ट शीट कह रहा है तुम ये किसका बना रहे हो? ये कैलकुलेटर का बना रहा है कि ये कैलकुलेटर को कितने में बनाएंगे, कितने में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा। रूल नंबर 1। फिर इसमें इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम क्या लेने का? लेने का रहता है क्या? कैलकुलेटर कितने में बनेगा और कितने में बिकेगा, उसमें अपने को कैलकुलेटर की ही कॉस्ट और कैलकुलेटर का ही सेल्स कंसिडर करना है। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम वो सब लेना है क्या? मॉडल ऑफ द स्टोरी, कॉस्ट शीट बाकी सारी इनकम्स को एक्सक्लूड करता है और कंसिडर नहीं करता, अकाउंट्स सारी इनकम को उठाता। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? अगर मुझे एक कैलकुलेटर बनाकर और बेचकर कितना फायदा होगा, तो मुझे कैलकुलेटर के ही खर्चे लेना है और कैलकुलेटर से मिलने वाला ही इनकम लेना है। इंटरेस्ट इनकम नहीं ले सकते, डिविडेंड इनकम नहीं ले सकते। एक्सपेंस का एग्जाम्पल, क्या हम लोग अकाउंट्स में एक्सपेंस में टू डोनेशन लिखते हैं? क्या लिखते हैं कि नहीं लिखते? मैं तो लिखता था 11th में 12th में, मुझे जो टीचर ने सिखाया था डोनेशन एक खर्चा होता है, हम पीएनएल के डेबिट साइड में लिखते हैं। बैड डेट से खर्चा होता है जो हम पीएनएल के डेबिट साइड में लिखते हैं। लिखते हैं क्या? कैलकुलेटर में कहां लिखेंगे? कैलकुलेटर बनाने के लिए डोनेशन लगा था क्या? नहीं। बैड डेट्स लिखते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे कॉस्ट शीट बनाते वक्त कुछ खर्चे और कुछ इनकम एक्सक्लूड हो जाता है, और अकाउंट्स में जो हमारा ट्रेडिंग पीएनएल होता है उसमें जो हम एक्सपेंस और इनकम रहता है, और जो कॉस्ट शीट में होता है एक्सपेंस और इनकम अलग रहता है। सर एक मिनट, इसका मतलब अकाउंट्स के हिसाब से जो फिर जो प्रॉफिट आएगा और कॉस्टिंग के हिसाब से जो प्रॉफिट आएगा वो दोनों अलग अलग रहेगा? यस, अलग अलग रहेगा। तो फिर क्या करने का? याद है बैंक रिकंसिलिएशन एक होता था, कैश बुक और बैंक बुक। ऐसा हमारे कॉस्ट शीट में भी, हमारे कॉस्टिंग में भी एक चैप्टर है कि वो बोलेंगे अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट निकालो, कॉस्ट शीट के हिसाब से प्रॉफिट निकालो, एंड देन मेक अ रिकंसिलिएशन ऑफ द टू। तो हमें ये भी सीखना है बाद में, बट मुझे आज आपको ये पहले बताना है अकाउंट्स के हिसाब से जो प्रॉफिट दिखता है और कॉस्ट शीट के हिसाब से जो प्रॉफिट दिखता है वो अलग अलग दिखेगा। क्यों अलग अलग दिखेगा? मैंने एग्जाम्पल भी दिया, कुछ इनकम और एक्सपेंस अकाउंट्स में आती है, कॉस्टिंग में नहीं आती, इसीलिए कॉस्टिंग अलग प्रॉफिट बताता है। इज दिस क्लियर? सेकेंड डिफरेंस, अकाउंट्स में आपको 11 में बताया गया था एवरीथिंग इज हिस्टोरिकल। ऐसा कोई बोला था क्या आपकी टीचर ने कि व्यवहार हो जाने के बाद ही जर्नल एंट्री होता है? हम फ्यूचर का जर्नल एंट्री नहीं मार सकते। मेरे को
6 महीने बाद एक हेलीकॉप्टर लेने का है, ले लिया क्या? तो क्या आज मैं मेरी बुक में ऐसे एंट्री मार सकता क्या, हेलीकॉप्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट? नहीं, क्यों नहीं मार सकता? लिया ही नहीं तो कैसे एंट्री करेंगे? 11th स्टैंडर्ड में सबसे पहली चीज एक व्यक्ति ने जो आपको बोला होगा, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स पास्ट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। हम फ्यूचर में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, हम सिर्फ क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो मेरा हो गया, जो मेरे को आज मालूम है। कॉस्ट शीट हम फ्यूचर की भी बना सकते हैं और पास्ट की भी बना सकते हैं, फ्यूचर की भी बना सकते हैं और पास्ट की बना सकते हैं। कैसे फ्यूचर की बनाएंगे? मस्त है मेरा ड्राइंग। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अभी एक ईवी व्हीकल लॉन्च किया है, 2 ईवी व्हीकल्स लॉन्च किए हैं। कुछ पता है कि आपको? किसी को नहीं पता है, कोई बात नहीं, इतना ऐसा कि हम तो ऑटो सेवी है ही नहीं, कोई टेंशन नहीं। मैं बोल रहा हूं गाड़ी का नाम है एबीसी। आपको मालूम है जब भी एक गाड़ी लॉन्च होती है, कार लॉन्च होती है, और अगर आप वो दुकान में जाओगे, वो शोरूम में जाओगे लेने से पहले, वहां पे ऑलरेडी उस कार के ऊपर लिखा होता है 8,90,000 रुपीज, राइट? ज्यादा अब हम बड़ा नहीं बोलेंगे। ये कैलकुलेटर आप दुकान में लेने गए तो क्या ये भैया आप जब लेने जाते हो तो आपको ऐसा बोलते हैं क्या, 1 मिनट रुको एक बार जरा कैलकुलेट कर लेता हूं, क्या ऑलरेडी इनका एमआरपी लगा हुआ है? 1 मिनट, मतलब अगर एमआरपी लग गया है मतलब सेलिंग प्राइस डिसाइड हो गया है, सेलिंग प्राइस डिसाइड हो गया है मतलब प्रॉफिट डिसाइड हो गया है, प्रॉफिट डिसाइड हो गया है मतलब कॉस्ट भी डिसाइड हो ही गया है। मतलब जो भी चीज आज आपके सामने दिख रही है, बिक रही है, क्या उसका पहले से ही घर पे किसी ने कॉस्ट शीट बना के रखा है कि इतना कॉस्ट लगेगा, ये कॉस्ट लगेगा, ये कॉस्ट लगेगा, ये टोटल होगा, मुझे इतना कमाना है, फिर मैं आपको ये सेलिंग प्राइस डिसाइड करूं। कोई स्टूडेंट आया और मुझे बोला सर व्हाट इज द फीस ऑफ सी एंटर, मैंने बोला 100 रुपीज। 1 मिनट, अगर मैंने प्राइस कोट किया तो क्या मैंने ऑलरेडी कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया है, ऑलरेडी प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है, इसीलिए तो मैं आपको सेलिंग प्राइस बता पा रहा हूं? हो गया है क्या मेरे साथ वो? नहीं, बट फिर भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। आप कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज आप देखेंगे तो सबकी एमआरपी लगी हुई है, बट वो एमआरपी कब लगाया है? मेरे को तो एक 6th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आ गई है, इसका मतलब सामने वाले ने अपना प्रॉफिट और अपना कॉस्ट एस्टिमेट कर लिया है कि मेरा क्या कॉस्ट होगा। हां, आप अगर ऐसा कुछ अलग प्रोडक्ट बोलो तो आपने देखा सामने वाले भैया जो है वो आपको तुरंत प्राइस नहीं, वो क्या बोलते हैं, आपने ऐसा बोला भैया मेरा है ना बर्थडे आ रहा है तो मुझे है ना सबको है ना एक मोबाइल फोन गिफ्ट करना है, वाह, और मोबाइल फोन के पीछे ना ऐसा मेरा नाम वगैरह आना चाहिए, हैप्पी बर्थडे, तो बताओ, तो वो तुरंत आपको एमआरपी नहीं बता पाएंगे। वो आपको क्या पूछेंगे, कितने पीस बनाने हैं? आप बोलोगे 100 पीस, तो वो बोलेंगे कल आइए, मैं कल एस्टिमेट निकाल के रखता। होता है कि नहीं ऐसा? इसका मतलब भैया क्या कर रहे हैं, फ्यूचर का एस्टिमेट कर रहे हैं, कितना क्या लगेगा, कितना क्या लगेगा, ये कॉस्ट होगा, इसमें इतना प्रॉफिट, हाँ इतने में आपको मैं एक मोबाइल बना के दे सकता हूं। तो कॉस्ट शीट फ्यूचर का भी बनता है और पास्ट का भी बनता है, बट अकाउंट्स का ट्रेडिंग पीएनएल कभी फ्यूचर का नहीं बनता। ऐसे ही मन में 2 साल बाद मैं परचेस करूंगा, आज ही लिख देता टू परचेस, नहीं, वो तो होगा तो होगा। मेरे को जहां तक याद है, जहां तक आपको 11th 12th में कैसा सिखाया मुझे मालूम नहीं क्या होता है, बिल चाहिए, बिल एंट्री मारने के लिए, बिल को देख के मारना पड़ता है, उसके बिना मार ही नहीं सकते एंट्री। कैसे एंट्री मारेंगे, बिल चाहिए। आप क्या बनने वाले हो, ऑडिटर्स, सीए बन रहा है, तो आपको तो क्या चेक करना है कि हर एंट्री का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है क्या, ना तो कोई भी कुछ भी स्कैम कर देगा। मेरे को मेरा प्रॉफिट का कम बताने का, मेरे को टैक्स नहीं भरने का, मजाक है ये सब, मजाक चल रहा है। तो मैंने ना कुछ भी झूठा एंट्री मार दिया, मालूम है क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अब बैंक तो नहीं बता सकता वरना बैंक में बताना पड़ेगा, तो मैंने क्या एंट्री पास कर दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तेरा नाम क्या है, 30 लाख रुपीस। अब ये गया मेरा पीएनएल में, क्या मेरा ऑडिटर जब आएगा बोलेगा सैलरी 30 लाख, ओहो इतनी सैलरी, बताओ किसको दिया? मैं बोलूंगा नहीं दिया नहीं, वो उनको देना है। हाँ क्या, तो इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बताओ। बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? अगर आप नहीं बताओगे तो क्या हो जाएगा, नहीं बताओगे तो क्या हो जाएगा पता है आपको? वो सीए वो खर्चे को डिसअलाउ कर देगा। डिसअलाउ कर देगा मतलब क्या कर देगा, हटाओ, पीएनएल से हटाओ।
और आप बोले नहीं सर सीए तो हमारे पापा ही है, हमारे घर के ही है, हाँ तो वो रहने देंगे, इनकम टैक्स को जिस दिन लगा वो नोटिस निकालेंगे और आपको पूछेंगे ये एक्सपेंस का जरा बिल हमको भेजना, आपने नहीं बताया तो फिर तो एक दो नाम का होता है, एक पेनल्टी और एक इंटरेस्ट, वो भी भरना पड़ेगा। तो पीएनएल में हम कोई भी चीज होए बिना बता नहीं सकते, अगर बताया तो स्कैम हो जाएगा, आपको नहीं प्रूव कर पाए तो स्कैम हो जाएगा। कुछ लोग झूठा डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, कैसे झूठा डेप्री क्लेम करता है, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट 5 करोड़ टू बैंक, हाँ 5 करोड़ पे डेप्रिसिएशन ले रहा है, किधर है बिल, बिल तो चाहिए ना, लिया रहेगा तो रिकॉर्ड कर सकता है, आप ऐसा झूठ मूठ का कुछ भी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे वो ऑडिटर पकड़ेगा और आप गायब हो जाएंगे। कॉस्ट शीट हम फ्यूचर का कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या ये पहले आपके दिमाग में जा रहा है? तो किसी ने पूछा कि मेरे को कॉस्टिंग में फिर से प्रॉफिट कैसे निकालना क्यों सिखाया जा रहा है, अकाउंट्स में तो मैं सीख के आया हूं, अकाउंट्स का प्रॉफिट और कॉस्ट का प्रॉफिट अलग अलग है, अलग अलग है। क्यों अलग अलग? किसी ने पूछा कॉस्टिंग में ऐसे कुछ इनकम एक्सपेंस है जो नहीं आते जो अकाउंट्स में आते, तो अलग ही आएगा, अलग ही आने वाला। सर भाई मैं क्या बोल रहा, अकाउंट से निकाल के देता ही ना प्रॉफिट, टाइम पास क्या कर रहे, फिर से एक प्रॉफिट और वो भी दो अलग अलग निकाल रहे, ऐसा नहीं रहता। हर साल खत्म होने के बाद मैं और मेरे पिताजी एक बार बैठते हैं और वो मुझे पूछते हैं कितना प्रॉफिट निकाला, फिर मैं उनको मेरा ट्रेडिंग पीएनएल बताता, फिर वो एज यूजुअल मुझे डिमोटिवेट करते, मेरे को बोलते कुछ भी, ये क्या प्रॉफिट है क्या ये, अगर तू यहाँ पे टीचिंग ना कर रहा होता और मुंबई में जॉब कर रहा होता तो वैसे भी 30-40 लाख तो तू कमाता था, ये तो तूने यहाँ पे पकड़ा ही नहीं, तो वो 30 लाख मेरे कम कर देते। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड, गुजराती मारवाड़ी का नोशनल कैलकुलेशन बहुत रहता। फिर वो मुझे बोलते ये क्या निराला बाजार में इतनी बड़ी जगह लेके बैठा है, चुपी उसमें क्लास चला रहा है, यही अपन किसी को रेंट पे देते तो 12 लाख रेंट ऐसे आ जाता, हाँ वो भी लेस कर दे उसमें से, ऐसे लेस करके मैं सीधा लॉस में आ जाता हूँ। अब हम ये क्यों गणित पकड़ते हैं? आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड, डू यू कैच दिस नोशनल थिंग्स? नोशनल चीजें तो हम पकड़ते ही नहीं, हमने पकड़ना चाहिए। आपने सीए बन गया और आपने अपने पिताजी को बोला मेरे को 1 करोड़ चाहिए, पिताजी ने बोला क्यों, बिजनेस करना, पिताजी ने बोला डन, आई विल सपोर्ट यू, 1 करोड़ दिया और 1 साल आपने वो 1 करोड़ को यूज किया, कितना, 1 साल। और जब आपको पिताजी ने 1 साल बाद बोला बता कितना कमाया, तो आपने क्या बोला, 2 लाख रुपीस। मुझे बताइए विल यू गेट अ फ्लावर और चप्पल? 1 मिनट, क्यों सर 2 लाख कमाया ना, बट तुझे भी समझ रहा है तू अकाउंट्स नहीं फॉलो करता, क्योंकि बचपन से अपनी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, पिताजी ऐसे ही बोलेंगे ये 1 करोड़ एफडी रखता तो 8 लाख मिलते, क्या टाइम पास किया तूने, तो इसका मतलब अपने अकाउंट्स के प्रॉफिट को तो इग्नोर मार ही दिया ना। इसलिए तो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर आता है, बट अपन इकोनॉमिक्स में सो जाते, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, नोशनल, ये सब चीजें भी कंसिडर करनी पड़ती है। कॉस्ट कंसिडर करता है, अकाउंट्स नहीं करता, अकाउंट्स ही कंसिडर ही नहीं कर रहा ये सारी चीजें। अकाउंट्स कहता है तुम रेंट भर रहे हैं क्या, नहीं ये तो मेरी जगह है, हाँ तो फिर तुम रेंट डेबिट नहीं कर सकते, कॉस्टिंग पकड़ता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? तो देयर विल ऑलवेज बी सम डिफरेंस इन अकाउंट्स एंड कॉस्ट। सर मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक काम करो, एक लिस्ट ही दे दो हमको कि ये अकाउंट्स में आता है, ये कॉस्टिंग में नहीं आता, ये कॉस्टिंग में आता है, ये अकाउंट्स में नहीं आता। देने वाला हूं, वो भी दूंगा, पूरा रटाऊंगा, बट पहले डिफरेंस तो आना चाहिए ना कि क्यों कर रहे, काय को कर रहे, वो डायरेक्ट ऐसा हाँ चलो जय जय ऐसा नहीं, अपने को पहले समझना है क्यों कर रहा है, कि ये पहले क्लियर हो गया तो हमें कॉस्टिंग का भी प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, अकाउंट्स का भी प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, अकाउंट्स का अकाउंट्स की जगह पे, कॉस्ट का कॉस्ट का जगह पे, और बिल्कुल कोई डिमोटिवेट होगा नहीं, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे फिर से फाउंडेशन देना है। जब टैक्स चालू होगा तो आपको टैक्सेबल प्रॉफिट भी अलग से निकालना है। 3 प्रॉफिट आने वाले हैं। मेरी इनकम में एग्रीकल्चर इनकम भी एक है, बेसिकली वी आर फ्रॉम गुजरात, तो गुजरात में वी हैव सम लैंड एंड वहां पर ऑल्सो वी डू सम एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से भी 25 लाख आता है। अब मेरी इनकम में वो जुड़ गया, ट्रेडिंग पीएनएल में तो मुझे बताना है क्रेडिट साइड में बाय एग्रीकल्चर इनकम, बट इन इनकम टैक्स एक्स पर सेक्शन 10 एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट, देयर इज नो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, तो टैक्सेबल प्रॉफिट भी अलग से निकालना पड़ेगा। जब आप सीए को अपना बोलेंगे ये लीजिए मेरा ट्रेडिंग पीएनएल, तो सीए क्या करेगा, हाँ ये ट्रेडिंग पीएनएल, अरे सर डिविडेंड इनकम तो एग्जेम्प्ट है, हटाओ इसको, एग्रीकल्चर इस पे तो कोई टैक्स ही नहीं भरना पड़ता, हटाओ इसको। मेरे पीएनएल के एक्सपेंस में दिख रहा है टू पेनल्टी,
मेरा सीए पूछेगा ये पेनल्टी का है, वो हमारा है ना, वो स्टाफ है ना, सिग्नल तोड़ दिया तो पुलिस ने उसको फाइन लगाया, तो वो फाइन्स एंड पेनल्टीज है, भरा है तो एंट्री तो मारना पड़ेगा। इनकम टैक्स में पेनल्टी इज नॉट अलाउड एज एक्सपेंस, इट विल बी एडेड बैक। एड लेस करके वो भी एक अपने को पेपर देता, दिस इज योर टैक्सेबल प्रॉफिट, यू हैव टू पे टैक्स ऑन दिस प्रॉफिट। तो देर इज अकाउंट्स प्रॉफिट, देर इज कॉस्ट प्रॉफिट, देर इज टैक्स प्रॉफिट, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, किसी ने कहा था ना सीए कर लो, बहुत स्कोप है, अभी स्कोप ही स्कोप है। क्या ये पहले क्लियर है आप सबको? तो पहले तो ये समझ में आ गया कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्यों निकालना है, एक मिनट। और कॉस्टिंग का प्रॉफिट कैसे निकालना है, ट्रेडिंग पीएनएल बना के कॉस्ट शीट बनाकर, कॉस्ट शीट मैं अब वो सिखा रहा हूं, ये यहां तक क्लियर हो गया। और कॉस्ट शीट और अकाउंट्स में क्यों डिफरेंस है ये भी समझ में आ गया, बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए, दोनों में इनकम एक्सपेंसेस के डिफरेंस है, कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा मैं लिस्ट देने वाला हूं, आज नहीं, थोड़ा 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 करेंगे। ओके, आज ही सब एक साथ स्टार्टर लंच वैसे डिजर्ट नहीं, धीरे धीरे। पहले ये क्लियर हो गया क्या, पक्का? ओके, अब मेरे को इधर बताइए, सब लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ट्रेडिंग अकाउंट रटा है ना? झूठ नहीं बोलना, रटा है कि नहीं? नहीं समझ के लिया है? आइए 2 मिनट टेस्ट कर लेंगे। हे भगवान, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ओके, तो मैं ना चॉकलेट्स बेचता हूं, ये एग्जाम्पल है, मैंने बोला मैं घर से निकला और मैंने 100 चॉकलेट्स खरीदी, 10 रुपीज पर यूनिट। तो मेरे को कितने पैसे देने पड़े होंगे दुकान वाले भैया को? 1000। फिर मैंने चॉकलेट्स बेची। कौन से स्कूल से मैं? अग्रेसन के बाहर खड़ा था मैं। हे भगवान, ये सब मजाक है। तो मैंने वहां पर, मालूम है आज कितने चॉकलेट्स बेचे मैम? 50 चॉकलेट्स। राहुल का फोन आ रहा है, एक दो, मेरे लिए राहुल रुका है, 2 मिनट रुक जाइए। 50 चॉकलेट्स बेची एट 20 रुपीज, तो ऑब्वियसली मुझे कितना मिला? 1000, राइट? तो आपको ये बताना है क्या मैंने ये पर्टिकुलर दिन में कोई प्रॉफिट करा है या नहीं करा है। आपको बोलना है प्रॉफिट करा है या नहीं करा है, बस इतना ही बोलना है। अगर आपने बोल दिया कि हाँ प्रॉफिट करा है, तो कितना करा है ये बताना। इतना छोटू सा क्वेश्चन है, तुमको बोलना ही पड़ेगा, ना तो मैं 5th स्टैंडर्ड के 4 बच्चे अभी खींच के लाऊंगा और वो आपके सामने जवाब देंगे। जल्दी बताइए, मैंने प्रॉफिट करा है कि नहीं करा? दैट इज द ओनली थिंग दैट आई एम आस्किंग यू। करा है कि नहीं करा? ओके, बाप रे, 1 बाय 1 करेंगे। कितने लोगों को लगता है, 1 बाय 1 नहीं करेंगे, जस्ट रेज योर हैंड्स, कितने लोगों को लगता है कि मैंने प्रॉफिट करा है? यू हैव टू रेज योर हैंड्स। बाप रे, सबका एक इनविजिबल हो गया है कि मरेंगे तो सब साथ मरेंगे। कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं सर प्रॉफिट नहीं हुआ है? 1 2 है कोई ये 2 के साथ? 2 लोग अपना हाथ ऊपर कर रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज प्रॉफिट करा है। इतना भी मन का नहीं सुनने का, ओके, कभी कभी सबके साथ चले जाने का। अब ये प्रॉफिट करा है या नहीं करा है, ये क्या प्रॉब्लम हुआ? आई टेल यू। हमें 11th स्टैंडर्ड में ऐसा बोला कि रटो 2 ओपनिंग स्टॉक। हमने कभी किसी को नहीं पूछा कि क्यों डेबिट में। हमें बोला 2 परचेस, हमें बोला बाय सेल्स, और हमें बोला बाय क्लोजिंग। वेरी गुड। एक बस अच्छे दिन एक आए थे हम, और किसी ने बस एक ऐसा फॉर्मेट हमें चिपका दिया। मजाक मजाक में अपन ने भी अपने फेस पे ले लिया, बोला 2 नीचे अंडरलाइन ड्रॉ करो और खत्म। सबकी ही क्लास में, स्कूल में ऐसा ही था, ओपनिंग परचेस एंड बाजू में सेल्स एंड क्लोजिंग। करेक्ट है ना बड़ी? ऐसा ही होता है ना? एक्चुअली इसको ये चॉकलेट के एग्जांपल से सिखाना चाहिए। कैसे? आपने 100 चॉकलेट्स खरीदी 10 रुपीज की, तो यहां पर ये 1000 आया। फिर आपने 50 चॉकलेट्स बेची 20 रुपए के हिसाब से, तो यहां पे 1000 आया। जिसने भी ये दुनिया में बनाया उसको पता था कि अगर वो चॉकलेट के एग्जांपल से स्टार्ट में अगर 11th ले लेता
तो शायद किसी को ना समझता और अपने आप ऐसा रूल है, अपने को नहीं समझा तो अपन सामने वाले को एड़ा समझते, इसको नहीं आ रहा है मुझे सिखाते बराबर से। लेकिन इनविजिबली क्लोजिंग स्टॉक को नीचे रखा था। अगर मैं 100 चॉकलेट में से 50 चॉकलेट बेच चुका हूं तो क्या मेरे घर में और 50 पड़ी होगी? चुपचाप से वो क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिखता है, 50 चॉकलेट 10-10 की पड़ी है, और इसीलिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमें 500 बता देता है। काश कोई हमें ये बनाने से पहले सिर्फ इतना ही बता देता ना, और एक स्टेटमेंट ऐसा बोलता, जितनी चॉकलेट बेची उतनी चॉकलेट की कॉस्ट को लेना चाहिए। कितनी चॉकलेट बेची तो कॉस्ट भी हमने कितने की लेनी चाहिए? 50 की ही लेनी चाहिए। क्या हम 50 चॉकलेट जो बेची उसके सामने 100 चॉकलेट्स का कॉस्ट लेस कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर हम ऐसा करते, कोई ऐसा बोलता 1000 बेचा 1000 आया, कुछ भी नहीं आया घर में, नील, तो कल जब मैं 50 चॉकलेट बेचूंगा तो आप तो मेरे को पूरा प्रॉफिट बोल दो, क्योंकि आपने आज ही वो 100 चॉकलेट की कॉस्ट क्या कर दी? 50 चॉकलेट के सामने सेट ऑफ मार दी। बट इतना ना समझे इसलिए लोग क्या करते हैं, ऐसा बना देते हैं। तो आपने देखा ऑटोमेटिक वो कैप्चर हो गया 500। अब वो कैप्चर कैसे हुआ? 50 चॉकलेट बेची है तो आपने भी 50 चॉकलेट का ही खर्चा पकड़ना चाहिए। बट वो इतना कॉम्प्लेक्स ना बनाने की जगह हमने क्या कर दिया, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक रख दिया। अब मैं अगर ये क्लोजिंग स्टॉक को इधर ला लूं तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। और वही चीज हमें सीए फाउंडेशन इन्वेंट्री में सिखाई गई थी, रॉ मटेरियल कंज्यूम, विच इज नथिंग बट ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। क्या अब ये सबको क्लियर है क्या? एवरीबडी। अब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? टी फॉर्मेट, क्योंकि इसमें दो साइड्स है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। लेकिन माय फ्रेंड्स, कॉस्ट जो है वो सिर्फ एक ही साइड है। देयर आर नो डेबिट्स एंड देयर आर नो क्रेडिट्स। इसका मतलब इट्स अ वर्टिकल फॉर्मेट, देयर इज नो टी फॉर्मेट, इट्स अ वर्टिकल फॉर्मेट। व्हाट इज अ वर्टिकल फॉर्मेट? कंपनी फाइनल अकाउंट, शेड्यूल 3, बैलेंस शीट, पीएनएल बनाते थे हम लोग, वर्टिकल फॉर्मेट है। तो क्या आज आपको ये पहले समझ गया ये कैसे हुआ? ओपनिंग, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन क्या सबको ये पता चल गया लेस क्लोजिंग स्टॉक क्यों किया? क्यों किया आप मेरे को बताइए, क्यों किया? देयर आर टू थिंग्स टू इट। एक, इट्स अ वर्टिकल फॉर्मेट, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक उस तरफ खड़ा है, हमें इस तरफ लाना है, तो वो क्या हो जाएगा? मैथमेटिकली लेस हो जाएगा। लेकिन लॉजिकली क्यों लेस करना है? बिकॉज मुझे रॉ मटेरियल परचेज से लेना देना नहीं है, मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम से लेना देना है। इज दैट करेक्ट? परचेज मैंने 100 किलोज ऑफ टोमेटो किए, लेकिन मैंने कंज्यूम 30 किलोज ही किए, तो 30 किलोज ही लेना पड़ेगा। 70 किलो अभी भी तुम्हारे घर में पड़ा है जो अगले साल यूज होगा। अरे यस और नो, और अदर अगले दिन यूज होगा। इसीलिए हम लोगों का सबसे पहला, क्या आप सबको इधर दिख रहा है स्क्रीन पे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस विल ऑलवेज गिव यू प्राइम कॉस्ट। अब क्या फॉर्मेट का स्टार्ट रेडी हुआ है आपका? लेकिन प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में डायरेक्ट मटेरियल को हमें हमेशा बोलना है ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग माइनस स्क्रैप। दैट विल गिव यू नेट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो कल हम कितना मस्त बोलते थे, डीएम डीएल डीई, लेकिन आज सच में समझा कि वो जो डीएम है वो डीएम परचेज नहीं है, वो डीएम कंज्यूम्ड है। यस और नो? पक्का? 2 मिनट सोचिए, आप इंजीनियर बन रहे हैं, कैसा लग रहा है? ऑल गुड? आपको रिलायंस ने हायर किया और उन्होंने बोला आपको एक कैलकुलेटर बनाने का है, आपको बनाना है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट मतलब कितना खर्चा आएगा। आपने अंबानी जी को पूछा कितने बनाने हैं, उन्होंने बोला 1000 कैलकुलेटर बनाना। अब 1000 कैलकुलेटर के लिए आपको लगता है ओनली 100 किलोज ऑफ प्लास्टिक। कितना लगता है? 100 किलोज ऑफ प्लास्टिक। लेकिन अंबानी जी ने बोला एक काम कर, 100 किलो ऑफ प्लास्टिक मत बना, 500 किलो प्लास्टिक ऑर्डर कर दे।
आपने बोला बट मेरे को तो 100 किलो ही लगता है। तो 500 किलो मंगा लेना, 400 घर में पड़ा रहेगा, कुछ दूसरा बना देंगे, अपने को तो बनाना ही, अपन पूरी दुनिया को बना रहे, इसमें क्या है। अब मुझे बताइए, जब आप कॉस्ट शीट लोगे तो आप 100 किलोज ऑफ प्लास्टिक लोगे कि 500 किलोज ऑफ प्लास्टिक? 100, क्योंकि जो आप जिसका कॉस्ट शीट बना रहे हो उसमें एक्चुअल में कितना लगा है, 100 किलोज। हम 500 क्यों लेंगे? क्या आप मानते हैं 400 किलो तो अभी भी आपके घर में पड़ा है? अरे यस और नो? इसीलिए उसने ऑटोमेटिक क्या पर क्या बोला, ओपनिंग नील, परचेस 500 किलो, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक 400 किलो, 500 माइनस 400, 100 किलोज ऑफ प्लास्टिक का कॉस्ट ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। हमें हमेशा कंजम्पशन से मतलब है, परचेस से नहीं। इज दिस क्लियर? पक्का एवरीबॉडी? अरे यस और नो सर? पक्का एकदम परफेक्ट, ये सबको समझ में आ गया? अब 2 मिनट सिर्फ, अभी तो फॉर्मेट आ गया, हम जाएंगे। इधर क्या दिख रहा है? आगे भी एक जगह पे है, और यहां भी है। तो फिर अब ये भी मेरे को तो देखो बेटी, मेरा ना ऐसा नेचर है, बार बार बोल रहा हूं, आई विल एक्सप्लेन एनीथिंग, मतलब आपको आ रहा भी होगा तो आपको सुनना ही पड़ेगा। मैंने कल भी बोला था, स्क्रैप को क्यों लेस करते हैं? स्क्रैप को क्यों लेस करते हैं? तो एब्सोल्युटली परफेक्ट, स्क्रैप को हम लेस इसलिए करते हैं बिकॉज वो आपकी कॉस्ट को कम कर रहा है, वो आपकी कॉस्ट को कम कर रहा है। अरे यस और नो? इसलिए स्क्रैप को आप लेस कर रहे हैं। तो अब मैंने बोला सर यहां भी लेस है और यहां भी लेस है, बाप रे, दो दो है, एक ही फॉर्मेट में दो कैसे बैठ गए? तो थोड़ा समझिए, ये जो लेस स्क्रैप है, ये जो लेस स्क्रैप है, और ये जो है, क्या ये आपके भेजे में जा रहा है क्या? सर बट ये कैसे करूंगा? तो क्या होगा ना, एग्जाम में आजकल इंस्टीट्यूट स्क्रैप दे रही, बोलती ही नहीं है कि आरएम का है कि किसका है। तो सर फिर मुझे कैसे समझेगा? मैं तो बहुत भूला हूं। तो इंस्टीट्यूट आजकल कैसे कर रही है, हमने 5000 शीट्स ऑफ लेदर मंगाई और हम उससे लेदर बैग्स बनाने वाले हैं। फिर स्टोरी 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 स्टोरी, पैरा पैरा पैरा, आग लगने की वजह से 400 लेदर शीट्स जल गई। हमने भंगार में बेचकर 5000 कमाया। बताइए, इज इट स्क्रैप ऑफ आरएम या स्क्रैप ऑफ एफजी? स्क्रैप ऑफ आरएम या स्क्रैप ऑफ एफजी? बताइए कौन सा है? आरएम। कैसे पता चला आपको? क्योंकि मैंने लेदर शीट्स बोला, लेदर बैग नहीं बोला। ऐसा कर रही है इंस्टीट्यूट इंटेंशनली। हमने पेपर के शीट्स मंगाए, उससे हम लोग नोटबुक्स बनाने वाले हैं। पेपर के शीट खराब हो गए तो स्क्रैप ऑफ आरएम, और नोटबुक खराब निकली तो स्क्रैप ऑफ एफजी। तो आपको याद रखना है, इंस्टीट्यूट नहीं बताने वाली है, स्टोरी को पढ़ना है, क्या आरएम है क्या एफजी है, और उसके हिसाब से वो लेना। अच्छे अच्छे बच्चे जिनका सीए फाउंडेशन में 300 प्लस था, इंटर में ये क्वेश्चन गलत हो गया है स्क्रैप के वजह से। अति घाई संकटात नहीं। अपने को लगता कुछ भी, ऐसा कैसा बच्चा है वो 300 प्लस और उससे इतनी सिली मिस्टेक हो गई। अटेम्प्ट 1 साल बाद है ना, 1 साल में कितना सब आने वाला है सिर पे, याद भी रहना चाहिए ना। तो याद रखना है, आज ही मैंने आपको बता दिया। मैंने एक 100 पेजर कॉन्सेप्ट बुक बोली थी, ऐसी बातें जो उसमें एक सीक्रेट लिखनी पड़ती लॉक के साथ। स्लैम बुक नहीं बनाने का है अपने को। ओके, तो क्या ये पहले आपको डायरेक्ट मटेरियल क्लियर हो गया? अभी एक बार आप फिर से बोलेंगे क्या, मुझे बताइए। पहला क्या है? ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक, फिर लेस स्क्रैप। दैट विल गिव यू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम या परचेज? कंज्यूम। और हमें कंजम्पशन से लेना देना है कि परचेज से? कंजम्पशन से लेना देना है। उसमें क्या ऐड करेंगे? डायरेक्ट लेबर। फिर क्या ऐड करेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपको क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। ऐसा बनता है प्राइम कॉस्ट। पक्का? 1 मिनट, डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करो तो क्या मिलता है? यू हैव टू रेज योर हैंड्स। हिंट कल भी सिखाया था, आज भी स्टार्ट में लिया था। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करें तो क्या मिलता है? सूरी जी, यस, दैट्स अ करेक्ट आंसर।
टड़ा, कैन यू सी दिस? प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करो तो क्या मिलता है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। सर ये ग्रॉस कहां से आया? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये दोनों के बीच में क्या है? ओपनिंग WIP ऐड होगा, क्लोजिंग WIP लेस होगा। फिर से वही थॉट प्रोसेस, हमेशा ओपनिंग स्टॉक्स ऐड होंगे और क्लोजिंग स्टॉक्स लेस होंगे। क्यों? मैथमेटिकली टी फॉर्मेट में क्लोजिंग स्टॉक किस तरफ खड़े हैं? क्रेडिट साइड। हमें तो वर्टिकल बनाना है, तो एवरी टाइम देयर इज अ क्लोजिंग स्टॉक दैट पॉप्स अप, दिस विल कम दिस साइड एंड इट विल बी लेस। दूसरा एस्पेक्ट लॉजिकली जो आपने पूछना चाहिए, ये WIP इधर क्यों आया? ये ऊपर ले ले, ये इसको नीचे ले लो, ये इसके बीच में क्यों आया? बताइए, WIP फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ही क्यों आया? एब्सोल्युटली परफेक्ट। WIP का मतलब क्या? ऐसा चीज जो फैक्ट्री में चला गया, फैक्ट्री का कुछ काम हो गया है। एक मिनट, अगर फैक्ट्री का कुछ काम हो गया है तो उसकी वैल्यूएशन जब आगे के चैप्टर्स में निकालनी पड़ेगी तो उसमें DM, DL, D और फैक्ट्री ओवरहेड्स का भी कुछ पोर्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री में काम चालू हो गया है तो उसके ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड्स का भी खर्चा लग चुका है। इसीलिए आज वो फॉर्मेट ऐसा बराबर से बनाया है, DM, DL, DE फैक्ट्री का खर्चा, फिर ओपनिंग ऐड और लेस क्लोजिंग। इज दिस क्लियर एवरीबडी? तो उन्होंने ऐसा बोला, DM, DL, DE प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री का खर्चा ऐड किया तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, बट हम उसे ग्रॉस बोलेंगे। उसमें आप ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग करो तो वो फैक्ट्री कॉस्ट ही है, लेकिन अब हम ग्रॉस की जगह पे क्या बोलेंगे? नेट बोलेंगे। इज दिस क्लियर एवरीबडी? यहां तक सबको क्लियर है? एक बार फिर से करेंगे, मैं बोलते रहने वाला हूं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेजेस, add direct expense, less closing stock, less scrap, that will give you direct material consume. DM, DL, D prime cost, add factory का खर्चा, gross factory cost, add opening WIP, less closing WIP, that will give me factory costage, but now it will be net. फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस और नेट के बीच में क्यों लिया? बिकॉज वो WIP एक ऐसी चीज है जिसमें DM, DL, D और फैक्ट्री का भी कुछ खर्चा लग चुका है, इसलिए उसको फैक्ट्री कॉस्ट के बीच में लेना। एक्चुअल जब कैलकुलेशंस करेंगे तो और भी बेहतर समझ में आएगा, बट आज समझिए उसकी प्लेसमेंट वहां क्यों हुई है, यह समझना जरूरी है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? पक्का? पोस्ट दैट वी डू क्यू रैप। क्यू रैप, क्यू रैप। अब ये क्यू रैप क्या है? डोंट शाउट, पहले मुझे बताइए, फैक्ट्री कॉस्ट में क्या जोड़ें तो क्या मिलता है? कल भी सिखाया था, आज भी सिखाया था। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या जोड़ें तो क्या मिलता है? बहुत बढ़िया, मेनी पीपल आर रेजिंग दैट। मैम बराबर है, दैट्स अ करेक्ट आंसर। स्क्रीन पे देखना है, स्क्रीन पे देखना है। नेट फैक्ट्री कॉस्ट से अब हम पहुंचने वाले हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस और नो? और मैंने क्या कहा था, उसमें क्या ऐड करना है? एडमिन ओवरहेड्स। लेकिन एडमिन ओवरहेड्स के साथ फॉर्मेट कहता है क्यू रैप। क्यू क्वालिटी, आर रिसर्च, ए एडमिन, पी पैकिंग। क्यू रैप, क्यू रैप ऐड करना है तो आपको फैक्ट्री कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। क्या ये बात सबके दिमाग में गई? प्रॉमिस। क्यू रैप, क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी चेक्स होते हैं, गाड़ी जब अंदर आती है तो सही से सब हुआ कि नहीं हुआ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एवरीबडी नोज, न्यू न्यू पेटेंट्स, ये वो। अब इधर क्या आपको इधर एक चीज दिख रही है? और यहां पर नीचे सेलिंग है, इसके अंदर आपको पैकिंग सेकेंडरी बोला हो तो लेना है। अब आप बोलेंगे सर ये पैकिंग प्राइमरी है तो इधर लेना है और सेकेंडरी है तो इधर लेना है। यस, पहले तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए।
प्रोडक्ट को जो बेचने के लिए असेंशियल है उसकी जो पैकिंग है उसको हम लोग प्राइमरी बोलेंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सबके घर में ब्लू कलर का पैराशूट का बॉटल है कि नहीं? नहीं भी होगा तो कितने लोगों ने देखा है? कैन जस्ट रेज देयर हैंड्स. ब्लू कलर का पैराशूट का ऑयल, बराबर है. अब जब आप ऑयल लेने जाते हैं तो वो भैया ऐसा बोलते हैं कि हाँ हाथ आगे करो, हाँ हाथ आगे करो, कितना चाहिए आपको? मैं ऐसा करते हैं क्या कि भैया बॉटल में देते हैं. ये बॉटल के बिना वो तेल बेचा जा सकता है क्या? बेचा जा सकता है क्या? नहीं. कितने लोगों ने टेक अवे लिया है होटल से? टेक अवे मतलब होटल जाने का और अपने को ऑर्डर देने का और वहीं से अपन ने लेके घर जाने का. कितने लोगों ने किया है? तो जब आप भैया को बोलते हो भैया एक पनीर टिक्का मसाला और एक दाल फ्राई, जीरा राइस और 2 रोटी, तो भैया आपको ऐसा करते हैं कि हाँ हाथ आगे करो, कि कंटेनर्स में देते हैं. वो कंटेनर जरूरी है क्या कि उसके बिना भी बेच सकते? कुछ तो चाहिए ना. उसको पैकिंग प्राइमरी बोलते हैं. उसको पैकिंग प्राइमरी बोलते हैं. अब ये जो पैराशूट का जो बॉटल है जो दुकानों में आता है, वो ऐसा भैया एक एक ट्रक से नहीं निकालते. वो कैसे आता होगा? बड़े बड़े कार्टून्स में आता है. वो एक कार्टून में 80 बॉटल्स होती है. वो कार्टून से ट्रक से निकाला जाता है और दिया जाता है. फिर भैया वहां से निकाल के अपने शेल्फ पे लगाते हैं एक. तो वो जो है वो सेकेंडरी पैकिंग है, जो इधर से उधर डिलीवरी और फास्टर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है. दैट इज सेकेंडरी. सेकेंडरी रहा तो उसको चुपचाप बराबर वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डालते हैं. प्राइमरी रहा तो ये ऊपर ही ले लेना है क्यू रैप पे. अब बताइए ये एकदम क्लियर हो गया क्या? इसमें कोई कभी गड़बड़ चाहिए नहीं है मुझे भैया. पैकिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी. इज दिस क्लियर? प्राइमरी इज एसेंशियल पैकिंग, उसके बिना आप बेच नहीं सकते. वो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना नहीं बिकता हो. और सेकेंडरी मतलब क्या? उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ओके, प्रॉमिस. मिनरल वाटर बॉटल लेनी है, बॉटल लगेगा ना, प्रॉमिस. वो प्राइमरी है. कोल्ड ड्रिंक बॉटल प्राइमरी है, लेकिन वो ऐसी बॉटल सब ऐसे ट्रक में ऐसे डाल के आते हैं कि वो कार्ड्स रहते ब्लू ब्लू कलर के, वो बराबर से. तो वो जो कार्ड्स है वो सब सेकेंडरी पैकिंग रिक्वायर्ड है. उसको सेफली एक जगह से दूसरी जगह पे सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मार्केट करने के लिए, इसलिए उसको एसएनडी में नीचे डाला जाता है. सगळ्यांना कळलंस? चांगले पणस. तो एक बार फिर से, फैक्ट्री कॉस्ट में अपन क्या ऐड करते हैं? ऑफिस का खर्चा. तो अपने को क्या मिलता? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. बट ऑफिस का खर्चे के साथ साथ हमें और क्या बोलना है? क्यू रैप. क्यू का मतलब कितना मस्त ना. आर का मतलब, ए का मतलब एडमिन ओवरहेड, और पी का मतलब कौन सी वाली? प्राइमरी वाली. और एक चीज जो लेस करते भंगार वाले भैया, स्क्रैप. ओके, एक बार स्टार्ट से करूं क्या? देखो ना मुझे आता है क्या? मैं आज क्या पहली बार कर रहा हूं. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये फॉर्मेट. अब एक काम करेंगे, आज मेरे लिए होमवर्क करेंगे. मुझे मालूम है आप नहीं करेंगे, बट मेरा तो काम है बोलना. घर जाएंगे, घर जाने का. अब तक न्यू कोर्स के कितने अटेम्प्ट हो गए? मई 24, सितंबर 24, जैन 25 और मई 25. और चारों अटेम्प्ट के पेपर्स आप निकाल के देखेंगे तो ये फॉर्मेट पे कंपल्सरी एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है. किती सोपं. 2 दिवस झाले आणि आपलं फॉर्मॅट लर्न झालं. पण आपल्याला लर्न कधीपर्यंत करायचे? वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर एकदम परफेक्ट विद दिस टिल मे. प्रॉब्लम ये है तब तक लोग क्या था वो फैक्ट्री कॉस्ट बाद में आता है, पहले रैप क्यों आता है? फॉर्मेट परफेक्ट चाहिए. क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अभी जब अपन इसके सम्स करेंगे 20-25, वो तो आपका नोटबुक में रहेगा. बार बार कह रहा हूं, वो 100 पेजर कॉन्सेप्ट बुक है, उसमें आज एक फॉर्मेट चला जाना चाहिए. हर आइटम में क्या क्या आता है वो चला जाना चाहिए. पैकिंग और प्राइमरी क्या है वो आ जाना चाहिए. मैं तो हमेशा करता हूं, आपका जो मदर टंग है, हो सके जितना मदर टंग में भी लिखा तो भी चलता. अपने को थोड़ी ना किसी को बताना, अपने लिए वो 100 पेजर. और वो 100 पेजर का बुक कभी किसी को देना नहीं जेरोक्स मारने के लिए. कितना भी अच्छा मित्र या मैत्रीण हो, नहीं देने का. उसको बोलने वाला नहीं, तू तेरा बना मैं मेरा बनाएगा.
आर यू गेटिंग दिस? आजकल बहुत गजनी टाइप चल रहा है, लोग ऐसे जेरोक्स में इंटर का बुक दिए ना, लोग कुछ भी बुक में कर देते अपने, जिधर जीरो नहीं उधर लगा देते, जिधर जीरो तक काट देते, बाद में टैली नहीं होता। इंटर का बुक किसी को देना ही नहीं, लोग गायब कर देते। ओके, फिर से बोलो, पहला क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेजेस, एड लेस that will give you raw material consume, add will give you प्राइम कॉस्ट। में क्या ऐड करते? फैक्ट्री का खर्चा, तो क्या मिलता? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। एड समथिंग लेस समथिंग, add WIP, less WIP, that will give you net factory cost. Net factory cost में you have to take QRAP. Q का मतलब क्वालिटी, R का मतलब रिसर्च, A का मतलब एडमिन, P का मतलब PP, प्राइमरी पैकिंग, लेस स्क्रैप, that will give you cost of production. इथपर्यंत सगळ्यांना चांगलेपणा आलं का? अभी अच्छा सा एक फ्रेश पेज लेने का है और सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक बनाने का है। शुरू करेंगे ही, शुरू कर। कॉस्ट, यू वांट मी टू रब ऑल दिस? थोड़ा सा आपको अगर अच्छी तरह से करना हो तो। कॉस्ट,
everybody done till cost of production. आई होप उसके आगे आपने नहीं लिखा, राइट? सबका हो गया? ओके अब ये लास्ट गेम को थोड़ा समझिए. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है करंट ईयर में जो यूनिट्स बनाया उसका कॉस्ट. मैं जो बोल रहा हूं हिंदी में ही मेरे साथ 2 मिनट ये समझिए मैं क्या कह रहा हूं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है ये आपने जो भी किया पूरा स्टार्ट से यहां से लेकर यहां तक, इसका जो आंसर आएगा दैट इज द कॉस्ट ऑफ करंट ईयर यूनिट्स. करंट ईयर ये 1 साल का बन रहा है, करंट ईयर के यूनिट्स आपने जितने बनाए ये उसका कॉस्ट है. मैं आपको ये ऐसा इंटेंशनली इसलिए कह रहा हूं आने वाले समय में 4-5 क्वेश्चंस में जब तक मैं आपको ऐसा सेम स्टेटमेंट हिंदी में ना बोलूं आपको बाद में समझ में नहीं आएगा. मैं फिर से कह रहा हूं किसी ने पूछा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बराबर से एक्सप्लेन कीजिए क्या होता है, तो आप उसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, करंट ईयर में मैंने जो यूनिट्स बनाया सिर्फ उसका ही कॉस्ट अगर आपको जानना है तो उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहता है. आप एक वेग आंसर देंगे कि प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा ऐड किया ना तो उसको फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं और उसमें ऑफिस का खर्चा ऐड किया ना तो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं. ये होगी टर्मिनोलॉजीज, ये हो गए जार्गन्स, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, करंट ईयर में जो यूनिट्स बनाए उसकी कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहता है. तो यहां तक बात समझ में आ गई आप सबको. अब उसके नीचे क्या लिया है हमने, ओपनिंग स्टॉक. वेरी गुड, मतलब कहना है से लास्ट ईयर के जो यूनिट्स बच गए ये उसकी कॉस्ट है. आराम से समझिए, ओपनिंग स्टॉक को मैं अब ऐड कर रहा हूं. आप सबको मालूम है मैथमेटिकली हर ओपनिंग स्टॉक ऐड ही होने वाला है और हर क्लोजिंग स्टॉक लेस ही होने वाला है. बट लेट मी एक्सप्लेन यू द लॉजिक बिहाइंड दैट. ओपनिंग स्टॉक हम यहां पर ऐड कर रहे हैं. आज का ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, पिछले साल का क्लोजिंग मतलब पिछले साल वो यूनिट्स जो बने बट बिके नहीं, तभी तो वो क्लोजिंग में खड़े हैं और आज वो ओपनिंग में दिख रहे हैं. तो ये लास्ट ईयर के यूनिट्स हैं उसकी कॉस्ट, और ये करंट ईयर के यूनिट्स हैं उसकी कॉस्ट. अब मेरे को बताइए लास्ट टाइम मैंने 100 कार्स बनाई थी, ध्यान से मेरे एग्जांपल को सुनिए और मुझे ही देखिए. मैंने लास्ट टाइम 100 कार्स बनाई थी, 80 कार्स बेच दी, तो कितनी बच गई, 20 लास्ट ईयर का क्या है और अभी का क्या है. मन में रखिए आप कि मेरे पास ओपनिंग में 20 कार पड़ी है, मैंने करंट ईयर 150 कार्स बनाई. कितनी बनाई, और लास्ट ईयर की कितनी है. अगर कोई मुझे बोले कि हमें आपसे कार खरीदनी है तो मुझे कौन सी बेचनी है, 150 बेचनी है, 20 बेचनी है, कि दोनों भी बेचनी है. दोनों भी बेचनी है, मेरे को तो दोनों ही बेचना है. आपने आज सामने दुकान है एक किराने का, अरे सर देखिए मत मैं ऐसे टाइम पास कर रहा हूं, सामने किराने का दुकान है, वो अंकल ने आज सुबह सुबह 10 बजे अपना शटर ओपन किया. आप वो दुकान में गए, आपने बोला भैया वो हाइड एंड सीक का पैकेट देना. वो हाइड एंड सीक का पैकेट शटर खोलने से आपको दिखा तो ये कल का क्लोजिंग था ना, आज का ओपनिंग है ना, तो आपको वो भैया को वो बेचना है कि नहीं बेचना है, बेचना है. और 2 मिनट आप 10:15 को आए, उसके पहले एक गाड़ी आई ब्रिटानिया की, उसने और या पार्ले की और 100 हाइड एंड सीक निकाल के रखी. कल का वो एक पैकेट और आज के 100, वो 101 सारे अंकल को बेचना है, वो भी बेचना है ये भी बेचना है, तुम कौन सा भी लो. अरे ये सर नो. इसलिए जब आप ओपनिंग ऐड करते हैं तो वो क्या बोल रहा जा रहा है, Shit. क्या बोला जा रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. अब एकदम क्लियर हो गया उसका वैसा मतलब क्यों है, बिकॉज मेरे को तो करंट ईयर का भी बेचना है और लास्ट ईयर का भी बेचना है. सो व्हेन यू टेक अ टोटल ऑफ करंट ईयर में क्या बनाया और ओपनिंग का मेरे पास क्या पड़ा है, समवन विल से कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. एकदम क्लियर है, पक्का. अब आपने उसमें से क्या लेस किया, क्लोजिंग स्टॉक.
तो नाम क्या चेंज हो गया? परफेक्ट एवरीबडी। इसको समझने के लिए एक चिंटू एग्जाम्पल लेंगे। आपका कोई भाई बहन होगा, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक है। आज संडे, आपने फ्रिज ओपन किया तो वहां पे 2 चॉकलेट्स थी। आपने सुबह उठते ही देखा 2 चॉकलेट तो है, आपने फ्रिज बंद किया। आफ्टरनून में आपके फादर आए और 6 चॉकलेट लेकर आए। आपने अपने हाथों से वो 6 चॉकलेट रखी और आपने वो गिना 1 2 कल की, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चॉकलेट। फिर आप आ गए इधर क्लासेस, कुछ ना कुछ टाइम पास। रात में जब आपने फ्रिज खोला, रात में जब आपने फ्रिज खोला, एक ही दिख रही है। तो वो आपके भाई बहन ने आपके साथ जो किया है, कितने चॉकलेट का किया है, ये समझता अपने को। लेकिन अब मैं यही कॉस्टिंग में ऐसा सिखाऊं, लोग बोलते हो ते वेगळंच झालं काहीतरी। अवेलेबल फॉर सेल, लेस क्लोजिंग स्टॉक, सोल्ड। ओपनिंग 2 chocolates, current year 6 chocolates, 2 plus 6, cost of chocolates available for eating 8, minus closing stock 1, cost of chocolates stolen 7। क्या अब एकदम क्लियर हो गया एवरीबडी? तो हमेशा ये पार्ट जो है ब्यूटीफुल होता है, मुझे इतना मजा आता है, क्योंकि ये पार्ट वही बच्चा कर सकता है जिसका दिमाग बादाम और च्यवनप्राश से भरा हो। इसमें क्यों प्रॉब्लम आता है? डरना बिल्कुल नहीं है, बाजू वाले का हाथ पकड़ लेना है, क्योंकि जब ये रैप्टर चालू होगा इसके नंबर्स क्यों बदलेंगे? हे भगवान रक्षा कर मेरी, क्योंकि डिपेंड्स कंपनी क्या फॉलो कर रही है, फीफो, लीफो या वेटेड एवरेज। आपको अगर लग रहा था कि फाउंडेशन छूट गया है, नहीं, ये फिर से आने वाला है और इन डेप्थ आएगा। वेलकम टू सीए एंटर। तो इसके अंदर आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कल की 2 चॉकलेट्स का भाव अगर 10 रुपए था और करंट ईयर की 6 चॉकलेट्स 12 रुपए था, तो अब तो ये देखना होगा कि पहले कौन से चॉकलेट्स खाई गई है। क्या आप मानते हैं तभी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ चॉकलेट का भाव निकलेगा और उसी से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आने वाला है। ये सब बाद में, अभी नहीं, पहले तो इतना ही समझना है। ओपनिंग प्लस करंट ईयर, करंट ईयर को क्या बोलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे तो क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कि मुझे ये भी बेचना है, मुझे लास्ट ईयर का भी बेचना है, मुझे करंट ईयर का भी बेचना है। लेस क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब बाकी का गुड्स बिक गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद रहेगा चॉकलेट के एग्जांपल से। अंत में उसमें आपको 2 चीजें ऐड करनी है। 1 मिनट सर, यहां तो मुझे कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है, ये क्या है? अब आप बोलेंगे सर ऊपर में एडमिन, इधर भी एडमिन, इधर ऊपर एडमिन था क्या? तो फिर क्वेश्चन आपको क्लियर बोलने वाला है। प्रोडक्शन का रिलेटेड रहा तो इधर लेना है, जनरल रहा तो इधर लेना है। द क्वेश्चन विल क्लियरली स्टेट दैट एंड आई विल एक्सप्लेन यू जहां पर क्वेश्चन नहीं बोलता है कि मैंने कैसे ढूंढा। तो अब ये याद रखिए, जनरल रहा तो नीचे, रिलेटेड टू प्रोडक्शन रहा तो ऊपर। लर्न करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको क्या ढूंढना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले कौन सा एडमिन आएगा? विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सॉर्टेड है क्या? और अंत में आपको तो मालूम है, उसमें आप जब एडमिन और सेलिंग ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऐड करेंगे, तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते थे? टोटल कॉस्ट। और फिर आ जाएगा सेल, बीच में आपको हमेशा मिलेगा बैलेंसिंग फिगर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, 20 questions that we have to solve. They will always give you sales. They will always give you all the data. आपको सही से सारा डेटा डालना है, डेटा डालकर आपको टोटल कॉस्ट तक आना है, और सेल आपको दिया होगा। दोनों का डिफरेंस हमेशा प्रॉफिट बैलफिग रहेगा। इफ दिस प्रॉफिट का फिगर मैचेस विद द आईसीआई मॉडल आंसर, आपके 7 मार्क आपके हुए।
अगर प्रॉफिट आपका और उनका मैच नहीं हुआ ना तो नहीं हुआ। तो याद रखना है, ये आपको हमेशा प्रॉफिट क्या मिलने वाला है, एज अ बैलेंसिंग फिगर। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? तो अब एक बार अगर मैं पूरा फॉर्मेट बोलूं, देखिए मुझे आता है क्या। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, add purchases as direct expense, less closing stock of raw material, less scrap, that gives you direct material consumed। एक बार वो सॉर्टेड है ना, तो फिर अपना वही वाला डीएम डीएल डी, दैट गिव्स यू प्राइम कॉस्ट। फिर वो वाला स्टोरी याद रखना है कि पहले फैक्ट्री का खर्चा जुड़ेगा तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, लेकिन ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बीच में एड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में क्यू रैप ऐड करना है, क्वालिटी, रिसर्च, एडमिन, पैकिंग, लेस स्क्रैप, तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या बोलेंगे हिंदी में? वेरी गुड, करंट ईयर में जो बनाया उसका कॉस्ट। ये मैं आप कभी नहीं भूलेंगे, प्रॉमिस कीजिए मेरे को। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब करंट ईयर में जो बनाया ना उसका कॉस्ट। इतना मस्त होगा आपको, आगे आप जीवन में प्रैक्टिकली कभी भी सॉल्व करेंगे, कोई बोलेगा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कुछ भी लोग बोलते, गोडाउन में लास्ट ईयर का माल पड़ा हुआ, करंट ईयर का माल पड़ा हुआ, आपको समझता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब करंट ईयर जो बनाया बस उसका ही कॉस्ट। उसमें हम क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक। तो अब मेरा स्टेटमेंट क्या बदल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, बिकॉज मेरे को तो लास्ट ईयर का भी बेचना है करंट ईयर का भी बेचना है। लेस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें एडमिन, सेलिंग और इंटरेस्ट ऐड कर दो, तो टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स। सॉर्टेड है बडी, प्रॉमिस लिखिए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब आप लिखते हो उसके आगे हिंदी में, इंग्लिश में, जैसा आपको सही लगे, मराठी में लिखिए ना ऐसा, करंट ईयर में जो बनाया ना उसका कॉस्ट। ये हिंदी हो गया, मराठी में मी सीख रहा थोडा, करंट ईयर में जे बनवलं त्याचं खर्च। यस, और इंग्लिश में तो लिखा ही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन। संस्कृत में भी हम कर सकते हैं, करंट कॉस्ट करोति। एनीबडी हैड संस्कृत इन 12th? कितने लोगों का था? 1 2, वाओ सो नाइस। कितने आए मैम संस्कृत में? मुझे लगा मैं बोलूंगा मेरे 96 थे, बट मैम ने फोड़ दिया। आपका कितना था मैम? 100? बाप रे, बुक लेके बैठे थे कि क्या? 100? ऐसे मार्क्स भी आ रहे हैं क्या? तेरा क्या था दादा? कौन सा था? हिंदी कितना था? 86? ये बना लीजिए बड़ी। The only thing that I learned in Sanskrit was संधि जोड़ा, संधि तोड़ा। उसके अलावा और कुछ भी नहीं आता था भाई। There was a girl that helped me. पेपर लो। So how many of the people here have scored 90% plus in 12th? क्या पूरा क्लास है कि क्या? मेरे जैसे कोई है कि नहीं भाई? अपन 4। सूरी तू भी 90 प्लस है? थैंक यू भाई। बट ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के सामने, आई होप आप हिंदी, मराठी, इंग्लिश में लिख रहे हैं करंट ईयर का कॉस्ट, या प्रॉपर और बोलूं तो करंट ईयर में जो बनाया उसका कॉस्ट। इट विल हेल्प अस टुमारो व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग सम्स ना, सच बोल रहा हूं। करंट ईयर में जो बनाया उसका कॉस्ट, यू हैव टू राइट दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के सामने।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के सामने आप लिख सकते हैं लास्ट ईयर जो यूनिट्स नहीं बिका उसका कॉस्ट, यू नो यू कैन राइट लाइक दैट। लास्ट ईयर जो यूनिट बनाया बट नहीं बिका उसका कॉस्ट। लास्ट ईयर यूनिट्स दैट वर प्रोड्यूस बट कुड नॉट बी सोल्ड, उसकी कॉस्ट है वो। राइट बडी। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के सामने आप क्या लिखेंगे? लास्ट ईयर प्लस करंट ईयर, लास्ट ईयर प्लस करंट ईयर, लास्ट ईयर का भी प्लस करंट ईयर का भी, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर कर। कहीं पर अलग पेन से चाहिए तो वो चॉकलेट का एग्जांपल लिख लीजिए ना। 2 चॉकलेट्स ओपनिंग में थे, करंट ईयर 6 लाए, टोटल थे 8, बट रात में फ्रिज में देखा 1, तो इसका मतलब किसी ने खा ली 7, इसीलिए इसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एड एडमिन जनरल, और जब आप एडमिन लिखोगे तो आई होप इफ यू हैव अ हाइलाइटर, यहां पर ये प्रोडक्शन वाले शब्द को एक अलग हाईलाइट करना है और यहां पे जनरल वाले शब्द को हाईलाइट करना है। and you can know with a dotted pencil just link it, so when you revise you get an idea कि अरे okay there are 2 admin overheads, one is related to production and one is general. जास्त नोट्स बनवले तसंच असतं ते, admin related to production or admin related to general. Add selling distribution marketing, add interest cost. कॉस्ट ऑफ सेल्स के सामने लिखिए बड़ी टोटल कॉस्ट, और प्रॉफिट आपका बैल्फिक रहेगा, दैट विल बी सेल्स। अच्छा, आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ब्रैकेट में लिखा, इसके अंदर सेकेंडरी पैकिंग आएगा, इसके अंदर सेकेंडरी पैकिंग आएगा, इसके अंदर सेकेंडरी पैकिंग आएगा बड़ी। है ना बड़ी? प्रॉपर सच्ची मुच्ची। क्या आपने इसके बाजू में कहीं पर क्यू रैप लिखा, सो दैट यू नो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू लर्न क्यू रैप। स्क्रैप के सामने लिखा ये FGWIP का स्क्रैप है और ऊपर वो रॉ मटेरियल का स्क्रैप है। पैकिंग का भी ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये एडमिन प्रोडक्शन है, ये एडमिन जनरल है। ऐसी मार्किंग्स हो गई है क्या आपकी? एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। और अभी मैंने जो ये ब्लू लाइन करी है, ऐसा एक लाइन कर कर एक नोट लिखिए और वो नोट नीचे लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक अलग ऐसा एक लाइन ड्रॉ कीजिए ना प्लीज, और वहां पे लिखिए ना नोट, और नीचे नोट लिख देंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एरिया, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कॉस्ट शीट, this is an important area of cost sheet, and the numbers will change depending upon, this is an important area of cost sheet and the numbers will change depending upon which inventory method the company follows, which inventory method the company follows. Example, FIFO LIFO weighted average, example, FIFO LIFO
वेटेड एवरेज। यस, चिंड विंडोज परफेक्ट है पक्का। क्या ये पूरा फॉर्मेट एकदम सॉर्टेड है? कल आकर हम इसका 5 बार इसको बोलेंगे, लिखेंगे, राइट? अब मेरे को होमवर्क क्या चाहिए सुनिए ना प्लीज, आप भी समझ ही गए होंगे। कल अभी हमें सम सॉल्विंग करना है ना, वेरी गुड। तो ये फॉर्मेट, मुझे 3 फॉर्मेट चाहिए, बना के आना है सर, 3 फॉर्मेट बना के आना है सर। अभी हमारे भाई ने ये बनाया हुआ है, क्या सबको दिख रहा है? ये थोड़ा ज्यादा इधर तक आ गया है। याद रखिए अपने को यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं, राइट? तो आपको क्या करना है, अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे चालू करना है आपको फॉर्मेट, राइट हैंड साइड का पेज छोड़ देना। राइट हैंड साइड का पेज क्यों छोड़ना है? कुछ ना कुछ हमें नोट्स डालने हैं, कुछ ना कुछ वर्किंग्स डालना है, तो हम लोग का यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पर फॉर्मेट रहेगा, यहाँ पर वर्किंग रहेगा। फिर सेम सेकेंड फॉर्मेट ब्लैंक पेज, एंड थर्ड डोंट डू दैट मिस्टेक ऑफ यहाँ पर बनाना कॉस्ट शीट और फिर ये वाला पेज को ब्लैंक छोड़ना। आई ऑलवेज फील कि जो सम है वो सामने सामने दोनों रहना चाहिए, रिविजन का स्पीड बहुत फास्ट हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मेट रहेगा, राइट हैंड साइड का पेज ब्लैंक रहेगा। 3 फॉर्मेट्स बनाने, अगर छोटा भाई बहन है घर में तो यही मौका है उसको यूज करने का, तुरंत लेना है, और नहीं हो तो नेबर के बच्चों को पकड़ो। 3 फॉर्मेट बना के आने हैं, मतलब आने हैं, ओके? पक्का? दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, मीट यू टुमारो।